हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड प्राडिस एग्जाम्पल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जो लोग अभी प्राडिस एग्जाम्पल से जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, एग्जाम्पल एक ऐसी सीरीज है, ठीक है, 10th क्लास के बच्चों के लिए एक ऐसी सीरीज है जिसमें आपको पूरा ही रिवीजन करवाया जा रहा है ना। सो जैसे कि आप जानते हैं मैं आपको 10th क्लास की यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, है ना। और ऑलरेडी जो है हम लोग सबसे पहले हमारा जो रियल नंबर्स हैं वो चैप्टर खत्म कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स हैं उसको खत्म कर चुके हैं। उसके बाद लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स हैं वो भी हमने देखा, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, आज हम लोग इस सीरीज में जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जैसा कि अपना तरीका रहता है, अपन क्या करते हैं, पहले पूरी थ्योरी अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। किसी ने अगर अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो ऐसा डिस्कस करते हैं कि वो उसको भी पूरा समझ में आएगा, ठीक है। पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद फिर हम लाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसको हम क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर पा रहे हैं और आने वाले एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको कर पाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से हम वापस एक और चैप्टर लेकर आ गए हैं आपके लिए, जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो उसको हम लोग आज देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम है रोहित कटारिया और आप मेरे साथ जो है मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्राडिस एजुकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, प्राडिस एजुकेशन एक ऐसा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक की क्लासेस जो है उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। पूरे साल भर के लिए अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसकी एक अफोर्डेबल प्राइस हम लोगों ने दी है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं pradis_10 तो आपको पूरे साल भर के लिए जो है ये पैकेज मिल जाएगा सिर्फ 9999, ओके। वैसे इसकी जो वैल्यू है वो 30,000 रुपीज़ है, ओके। सो अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। रहता क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ें रहती हैं इस एप्लीकेशन में। आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप क्लासरूम वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। 3D वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट 3D वीडियोस की हेल्प से बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। लेक्चर वीडियोस, सारे स्मार्ट बोर्ड वीडियोस वगैरह तो मिलेंगे। आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, ठीक है। लाइव लेक्चर्स बहुत ही इंटरेक्टिव होते हैं, ठीक है। वीडियो चैट के थ्रू ये लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, चैट बॉक्स का झंझट नहीं रहता है, ठीक है। आप डायरेक्टली जो है टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिना चैट बॉक्स के, ठीक है। साथ में अगर लाइव लेक्चर्स आपके छूट जाएं तो रीसेंट लाइव लेक्चर्स में जाके उसको दोबारा देख सकते हैं, है ना। तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जो है अपनी पढ़ाई आप कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में जो है यूट्यूब पे तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी तैयारी करवा ही रहे हैं क्लास 10th के लिए, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको सारे वीडियोस देखने हैं, सारे कंसेप्ट समझ लेने हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो ये जो 3 चीज दिख रही हैं आपको, फ्री सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट और वर्कशीट, इसमें क्या रहेगा, ये आपको एप्लीकेशन में फ्री एक्सेस करवा दी गई है, ठीक है। अगर आप डाउनलोड करते हैं तो ये तीनों चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल रहा है और प्रैक्टिस के लिए आप ये 3 चीज एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो क्लास 10th की तो आपको टेंशन लेने की या फिर कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। प्राडिस एजुकेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियोस अगर अपलोड होता है तो वो आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। बहुत डिटेल में देखेंगे आज की क्लास में, हम मैक्सिमम जो है थ्योरी पे हमारा फोकस रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे जो है हमें इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। चल, तो डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन चालू करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अरिथमेटिक सीरीज होती क्या है, ठीक है। क्या है ये अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है, जिसको अब तक कुछ भी नहीं पता है तो उसके लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed number d to the preceding term except the first term, ठीक है। The fixed number d is called the common difference, ठीक है। एक क्या होता है, एक नंबरों की सीरीज होती है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ नंबर्स होते हैं, एक इस तरीके के नंबर्स होते हैं जिसमें कुछ स्पेशलिटी होती है। स्पेशलिटी क्या होती है, ये चालू होती है किसी एक नंबर से, जैसे मान लो ये 5 से चालू हुई, ठीक है। अब जो अगला टर्म आएगा, अगला जो टर्म आएगा उसमें, जैसे कि मान लो अगला टर्म है
अपना 10। ठीक है, तो एक नंबर से शुरू हुआ, फिर उसमें कुछ ऐड किया तो क्या आया 10। कितना ऐड किया 5। 5 का ऐड करते हैं तो 10 आया। अब वापस से 5 का ऐड कर देंगे तो 15 आएगा। ठीक है, ऐसे ही जो है 5 का एडिशन करते जाएंगे और नंबर हमें मिलते जाएंगे। उस नंबरों को हम ऐसे लाइन से लिख देंगे, वो हो गया हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, रिपीट करते हैं। क्या, देखो किसी एक नंबर से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, किसी एक नंबर से ये स्टार्ट होती है। लिस्ट ऑफ अ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। ठीक है, एक नंबर से स्टार्ट होती है और कोई फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हुए आगे के नंबर्स मिलते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 लिखा, 10 लिखा, 15 लिखा, 20 लिखा, मतलब एक जो फिक्स नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं, 5 को ऐड करते जा रहे हैं, 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 फिर 30, इस तरीके से हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। एक फिक्स्ड नंबर से इसको हम ऐड करते जाएंगे, अगली टर्म ढूंढते जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, एक हमने ये एग्जाम्पल देखा। ठीक है, अब दूसरी सीरीज देखते हैं। जैसे कि एक सीरीज है 3 से शुरू हो रही है। ठीक है, 3 से ये शुरू हो रही है और किसी फिक्स्ड नंबर से जो है इसमें हमें ऐड करते जाना है। फिक्स्ड नंबर कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, आप 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, जो लेना है। ठीक है, लेकिन फिक्स्ड नंबर एक बार क्या लिया, अगर 3 से हम 5 लिया, मतलब कि फिक्स्ड नंबर कितना 2 से हमने इसको ऐड किया। ठीक है, पहले टर्म में 2 ऐड करके सेकंड टर्म आया, तो आगे के सारे टर्म जो हैं वो 2 ऐड करके ही मिलेंगे। जैसे 5 में फिर 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा। ठीक है, इस तरीके की सीरीज को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें क्या क्या होता है, कोई एक टर्म होती है। ठीक है, कोई एक नंबर होता है, उसके बाद कोई फिक्स्ड नंबर हम ऐड करते जाते हैं बार बार। ठीक है, 3 है, हमने 2 यहाँ ऐड किया, फिर 2 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 ऐड किया, नए नंबर्स हमें मिलते गए। ठीक है, चलो अब एक और देखते हैं। मान लो 8 है। ठीक है, अब हम इसमें मान लो 4 का एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 ऐड किया और बनाया क्या 12। अब हम वापस से 4 ऐड करना पड़ेगा अगर हमें एपी बनानी है, 16, फिर वापस से 4 ऐड करेंगे 20। इस तरीके से जो नंबर मिलते जाएंगे वो क्या हो जाएंगे एपी। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर्स चल रहे हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ही यही है कि सेम नंबर से इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, सेम नंबर से जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे +4 हो रहा है, फिर +4 हुआ, +4 हुआ, +4 हुआ, +4 हुआ। ठीक है, चलो एक हमने ये सीरीज देखी क्या, जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब जो मेन चीज है इसकी क्या है, मेन चीज इसकी क्या है। जैसे कि मैं फिर से एक सीरीज बनाता हूं। अभी मैंने लिखा 3, अब लिखा 6, अब लिखा 9, अब लिखा 12, अब लिखा 15। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हुआ, 3 है, कोई एक नंबर को मैंने आगे ऐड किया और सीरीज बनती जा रही है। मतलब 3 है, उसमें 3 को ऐड किया 6 हो गया, 3 को ऐड किया 9 हो गया, 3 को ऐड किया 12 हो गया, अब ये 3 को ऐड किया 15 हो गया। अभी ये जो मैं ऐड कर रहा हूं, जो मैंने फिक्स्ड टर्म की बात करी है कि किसी फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हुए अगला नंबर मिलता है, ये जो फिक्स्ड नंबर है, ये जो फिक्स्ड नंबर है, ये अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, इसमें जो फिक्स्ड नंबर मैंने बताया, कभी मैंने 2 लिया, कभी 3 लिया, कभी 4 लिया, कभी 5 लिया, ये सारे मैंने अभी पॉजिटिव लिए। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, मतलब कि सिर्फ फिक्स्ड जो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है। कि हम जो है कोई हमने नंबर लिया, मान लो कि 8 लिया, ठीक है, तो अगला जो नंबर हमें ऐड करना है, अगला जो नंबर ऐड करना है वो ये हो सकता है कि हमने -2 को ऐड कर रहे हो। क्या हो सकता है, -2 को भी ऐड कर रहे हो। तो 8 में -2 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 में -2 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में -2 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में -2 करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 में -2 करेंगे तो -2 आएगा,
फिर -2 में -2 करेंगे तो -4 आएगा। इस तरीके से भी ये सीरीज चल सकती है। समझ में आया? इस तरीके से भी ये सीरीज चल सकती है। पहली सीरीज हमने क्या देखी, जिसमें एक हम पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी एक सीरीज देखी, एक नंबर शुरू में है, उसके बाद हम किसी नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। और तीसरी एक सीरीज ये भी हो सकती है, मतलब मैं आपको अलग अलग पैटर्न बता रहा हूं। सीरीज ये भी हो सकती है कि हमने क्या किया, हमने एक नंबर लिखा, मान लो कि हमने नंबर लिखा 2, ठीक है। इसमें अब जो कॉमन डिफरेंस, कॉमन जो हम एक कुछ ऐड कर रहे हैं, वो ये भी हो सकता है कि वो फ्रैक्शन हो। मतलब 2 में हम 1/2 मतलब 0.5 ऐड कर रहे हैं तो ये 2.5 हो जाएगा। फिर अगला 3 हो जाएगा, फिर 3.5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब हम जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं या हम जो दूसरा नंबर ऐड कर रहे हैं, जो हम नंबर ऐड कर रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ठीक है। वो हो सकता है कि नेगेटिव इंटीजर हो, वो ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, ठीक है। वो ये भी हो सकता है कि नेगेटिव फ्रैक्शन हो, ठीक है। कोई भी एक नंबर हो सकता है जिसको ऐड करने के बाद दूसरा नंबर आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव नंबर को ऐड करो या फिर किसी पॉजिटिव इंटीजर को इसमें से माइनस करो, बात एक ही होती है, ठीक है। या तो आप 2 में -2 को ऐड कर दो तो भी 0 आना है, या फिर 2 में से आप 2 माइनस कर दो तो भी 0 आना है, ठीक है। तो आप एडिशन बोल सकते हो या सब्सट्रैक्शन बोल सकते हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है इसमें। पॉजिटिव नंबर भी हम जो सीरीज में है आगे ऐड करते करते अगले नंबर्स को ला सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। चलो, तो अभी हमने क्या देखा कि एपी सीरीज क्या होती है, ठीक है। एपी एक सीरीज क्या होती है, ठीक है। अभी हमने ये देखा किसी एक नंबर से स्टार्ट होती है, फिर उसमें अगला टर्म जो होता है किसी एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके अगला टर्म मिलता है, ठीक है। अगला टर्म मिला, अब जो फिक्स्ड नंबर ऐड किया था ना, अब हमेशा वही फिक्स्ड नंबर को ऐड कर करके अगला टर्म मिलता जाएगा, और ऐसे जो नंबर मिलते जाएंगे उसको हम बोल देंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सबको समझ में आया होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। इसमें पहला नंबर क्या है 8, ठीक है। अगला क्या है 11, फिर अगला क्या है 14। मतलब क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे हमने +3 किया तो 11 आया, यहाँ +3 किया तो 14 आया। अब +3 करेंगे तो क्या आएगा 17 आएगा, फिर +3 करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। इस तरीके से सीरीज जो है आगे चलती जाएगी। हम कुछ ना कुछ प्लस करते रहेंगे और कुछ ना कुछ अगले नंबर्स आते रहेंगे, ठीक है। तो +3 कर रहे हैं इस केस में तो अगले नंबर आते रहेंगे, ठीक है। 3 को प्लस करते जहां तक भी जाएंगे हम वो नंबर्स आते जाएंगे, ठीक है। चलो, तो अब हमने ये तो समझी कि ये एपी सीरीज होती क्या है, ठीक है। समझा हमने एपी सीरीज होता क्या है, लेकिन हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि इतने अजीब से नंबर हम पढ़ क्यों रहे हैं, इतनी अजीब सी सीरीज हम पढ़ क्यों रहे हैं कि भैया कंटिन्यू नंबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आखिर में इसका यूज क्या है, हमारी रियल लाइफ में जो है इसका यूज कहाँ होना है, ठीक है। क्यों हम इसको पढ़ें, ठीक है, ये भी तो हमारे लिए जानना जरूरी है ना। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे यूज होता है, ठीक है। जैसे कि आपने बचपन में तो ये गेम खेला होगा, ठीक है। ये वाला आपको दिख रहा है, ठीक है, ये गेम आपको दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ हमने कप जमाते जाते टॉप पे आप देख रहे होंगे कि कितने ग्लास हैं, 1 ग्लास है। फिर आप देख रहे हैं 2 ग्लास है, फिर आप नीचे देख रहे हैं 3 ग्लास है, फिर आप नीचे देख रहे हैं 4 ग्लास हैं, फिर 5 ग्लास हैं, फिर 6 ग्लास हैं, फिर 7 ग्लास हैं। इस तरीके से जो है आप जमाते रहते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर 1 ग्लास, फिर 2 ग्लास, फिर 3 ग्लास, 4 ग्लास, 5 ग्लास, 6 ग्लास। तो हमारी रियल लाइफ में क्या होता है, ऐसी बहुत सारे रहते हैं हमारे सामने एग्जाम्पल्स, जिसमें जो है इस तरीके की सीरीज हमें देखने को मिलती है ना। जैसे कि ये ग्लास के आप पैटर्न देखें तो सबसे ऊपर है 1 ग्लास, फिर 2 ग्लास है, फिर 3 ग्लास है, फिर 4 ग्लास है, फिर 5 ग्लास है। अभी इस सीरीज में खासियत क्या है,
ये आपको लग नहीं रहा होगा कि ये सीरीज है, लेकिन ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। क्यों? क्योंकि इसमें पहली डिजिट है 1, फिर अगले डिजिट में जो है 1 को ऐड कर दिया जाता है, तो अगला नंबर आ रहा है 2, फिर हम 1 ऐड कर रहे हैं, फिर आया 3, फिर हम 1 ऐड कर रहे हैं, फिर आया 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। ठीक है, अब चलो मान लिया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा मैथमेटिक्स समझ जाते हैं, ठीक है, जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पूरी मैथमेटिक्स समझ जाते हैं, तो फिर हमारे लिए क्या होता है, कुछ चीजें हेल्पफुल हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि कोई अगर ये पूछे कि इस पैटर्न में टोटल नंबर ऑफ ग्लास कितने हैं। ठीक है, कोई अगर ये पूछे कि ये आपको पैटर्न दिया हुआ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्लास कितने हैं और टोटल जो फ्लोर्स हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 फ्लोर हैं। ठीक है, टोटल मतलब 10 लेयर हैं ग्लासेस की। ठीक है, और ये सारी एपी में है, दिख ही रही हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ ग्लास कितने हैं, तो जो छोटे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो तो ग्लास गिनने बैठ जाएंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 40 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56, है ना, जो भी नंबर ऑफ ग्लासेस हैं। तो क्या हुआ, मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूं कि जो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने एपी नहीं पढ़ा है, वो क्या करेंगे, पूरे ग्लास गिनने बैठेंगे। ठीक है, गिनने बैठेंगे। ठीक है, तो उनको क्या होने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर हम एपी पढ़ लेते हैं, अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पूरी कैलकुलेशन हमें आती हैं, तो हम लोग ये सारी ऐसी जो कैलकुलेशन होती हैं जो हमारी रियल लाइफ में होती हैं, उनको डायरेक्टली बता सकते हैं बिना काउंट किए हुए। ठीक है, अब देखो, किसी बच्चे से पूछा कि भैया बता दे कितने ग्लास हैं इसमें, तो ठीक है, बच्चा गिन के बता देगा। लेकिन किसी से पूछा जाए कि भैया यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, इस स्टेडियम में कितनी सीट है, गिन के बताओ, क्या गिनना पॉसिबल है? क्या यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स गिनना पॉसिबल है, कितनी सीट है ना? और मान लो ये स्टेडियम ऐसा है जहां पे यहां कुछ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, मान लो यहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं सबसे फर्स्ट वाली लेयर में। ठीक है, ये कुछ लोग बैठे हुए हैं, फिर अगली जो लेयर है उसमें कुछ एक फिक्स्ड नंबर का इंक्रीमेंट हुआ होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ ही होगा क्योंकि डायमीटर बड़ी है। ठीक है, इतना तो आप समझ जाते हो। नहीं समझ पा रहे हो तो ये देखो, यहाँ पे सिर्फ इतने से लोग बैठे हैं, लेकिन आउटर वाली जो लेयर है उसमें इतने लोग बैठे होंगे, इतने लोग, मतलब कितना बड़ा नंबर है। तो कहीं ना कहीं जो नंबर्स हैं धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, है ना? तो हो सकता है मान लो किसी स्टेडियम में ये जो नंबर है ये एपी में बढ़ रहे हैं, मतलब हर एक स्टैंड पे एक फिक्स नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती जा रही हैं। और फिर किसी ने पूछ लिया कि भैया बताओ कितनी सीट्स हैं, तो नॉर्मल इंसान क्या करेगा, पूरी सीट्स गिनने बैठेगा। लेकिन जिसने जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रखा होगा वो डायरेक्टली जो है 2 मिनट में आंसर कर देगा। क्या करेगा? 2 मिनट में आंसर कर देगा। तो ये फायदे होते हैं किसके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, अगर हमें कैलकुलेशन पता हो तो। ठीक है, और तीसरा भी एग्जांपल देखो। ठीक है, कभी जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह गए हो, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कोई हम बहुत सारे लोग चले गए, पार्टी है। ठीक है, अब नॉर्मली जो है 4 लोगों की सीट होती है। ठीक है, एक टेबल पे 4 लोगों की सीट होती है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग पहुंच गए, मान लो 100 लोग पहुंच गए। बड़ी आपने पार्टी रखी है, बड़ी पार्टी आपने रखी है और 100 लोग पहुंच गए। ठीक है, अब वेटर क्या करेगा, वेटर घबरा जाएगा। 100 लोग पहुंच गए, अब वेटर घबरा जाएगा, 100 लोग को मैं कैसे बिठाऊं टेबल पे, तो वो क्या करेगा, टेबल्स को ज्वाइन करने लग जाएगा। ठीक है, टेबल्स को ज्वाइन करने लग जाएगा। तो अभी एक टेबल पे कितने लोग बैठ रहे हैं, 4 लोग बैठ रहे हैं। एक टेबल पे कितने लोग बैठ रहे हैं, 4 लोग। 2 टेबल अगर ज्वाइन कर दी तो फिर कितने लोग बैठ जाएंगे, 8 लोग। ठीक है, एक टेबल पे 4 लोग बैठ गए हैं और ऐसे लाइन से 2 टेबल को ऐसे ज्वाइन कर दिया तो कितने लोग बैठ गए, 8 लोग। मान लो 3 बैठ गए तो कितने, 12 लोग। 3 टेबल ज्वाइन करी, कितने बैठ पाएंगे, 12 लोग। 4 टेबल ज्वाइन करी, कितने बैठ पाएंगे, 16 लोग। 5 टेबल ज्वाइन करी, कितने बैठ पाएंगे, 20 लोग। ठीक है,
अब वेटर को अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा कैलकुलेशन आता तो वो इस तरीके से चेक नहीं करता, इस तरीके से वो चेक नहीं करता, वो डायरेक्टली निकाल लेता कि अगर मुझे 20 लोग बिठाने हैं तो मैं कैसे क्या करूं। ठीक है, ये हुआ। तो बहुत सारी जगहों पे जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अप्लाई किया जाता है और उसकी अगर हम कैलकुलेशन सीख जाएं तो हम बहुत सारी जो हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये सब सीरीज हैं जो यूज कहाँ होती हैं। ठीक है, किस तरीके से जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो अभी बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन नंबरों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो फिर बहुत बड़े लेवल पे सिर्फ अरिथमेटिक सीरीज के हेल्प से ही इसके जो कंसेप्ट हैं उसी की हेल्प से सॉल्व हो पाती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हमको इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो हम अब ये जान चुके हैं कि अरिथमेटिक सीरीज का हमें यूज कहाँ होता है। ठीक है, अब इसके जितनी भी कैलकुलेशन वगैरह होती हैं, क्या क्या इसके कंसेप्ट होते हैं, वो हमें सीखना है ताकि ये जो चीजें हैं हम भी फटाफट कर पाए। ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं आगे के कुछ कंसेप्ट्स। ठीक है, सबसे पहले ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, इस सीरीज को हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सीरीज लिख देता हूँ। ठीक है, अभी जो एक एग्जांपल लिया था मैं वही लिखता हूँ। ठीक है, पहली टर्म था 8, इसमें 3 प्लस किया था तो हमने 11 मिला था, उसके बाद हमने 3 प्लस किया था तो 14 मिला था। ठीक है, इसी तरीके से मिला था। इसके बाद हमने 3 प्लस किया था तो 17 मिला था, इसके बाद 3 प्लस किया था तो 20 मिला था, और आगे ये कंटिन्यू चलती जाएगी चलती जाएगी। ठीक है, कुछ सीरीज होती हैं जो कंटिन्यू चलती जाएंगी, कुछ सीरीज होंगी जो एक लास्ट हमें दिया होगा कि हाँ यहां तक की ये सीरीज है। ठीक है, कुछ फाइनाइट होती हैं, कुछ इनफाइनाइट होती हैं। ठीक है, जिनका कोई एंड ही नहीं है, चलती जाएंगी, क्योंकि अगर इसमें ऐड करते जाओ तो भैया इनफाइनाइट टर्म्स नहीं मिलेंगी, कहां तक, नंबर तो कहीं रुकते ही नहीं है, चलते ही जाते हैं। तो ऐसी सीरीज इनफाइनाइट सीरीज हो जाती हैं। कुछ सीरीज ऐसी लिमिटेड ही होती हैं कि भैया यहां से शुरू होगी वहां तक जाएगी और जितने भी नंबर्स हैं वो एपी में है, तो वो फाइनाइट सीरीज होगी। ठीक है, ये हम समझ लेंगे। ठीक है, अब देखो अब इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है कि किसी भी सीरीज में जो पहली टर्म होगी, पहली टर्म इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहले हमें पहली टर्म फिक्स करनी होती है, फिर उसमें अगला नंबर ऐड करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें एक फर्स्ट टर्म ऐड करनी होती है, फिर एक अगला नंबर उसमें ऐड करना होता है जब हमें आगे की टर्म्स मिलती हैं। तो पहले नंबर पे ही डिपेंड करता है कि आगे के टर्म्स क्या क्या मिल रहे हैं, क्योंकि पहले नंबर में ही ऐड करके दूसरा मिलेगा, फिर उसमें ऐड करके फिर तीसरा मिलेगा, है ना। तो पहला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एपी में, और इसको बोलते हैं हम स्मॉल ए। स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है किसको? फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, किसी भी सीरीज का पहला जो टर्म होगा उसको हम बोलेंगे ए। ठीक है, ए हम बोलेंगे जो पहला टर्म होगा। ठीक है, ये एक नोटेशन है सीरीज का कि जो पहला टर्म होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आती है जो हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, क्या नंबर ऐड करते जा रहे हैं? जैसे इस सीरीज में पहला हमने ए ढूंढ लिया, हमने ढूंढ लिया कि हाँ ए ये नंबर है। अब इसमें कोई एक नंबर हम ऐड करेंगे तो अगला टर्म मिलेगा, फिर सेम नंबर हम आगे ऐड करेंगे तो तीसरा नंबर मिलेगा, फिर वही ऐड करेंगे तो फिर चौथा नंबर मिलेगा। मतलब एक ऐसा नंबर है जो हम फटाफट बार बार ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसको ऐड करने से अगला नंबर मिल रहा है उसको हम डिनोट करते हैं किससे? डी से। और ये क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब एक ऐसा नंबर जो हम बार बार जो है ऐड करते जा रहे हैं। अब इसको कॉमन डिफरेंस क्यों बोला, है ना? क्योंकि इसमें हमने क्या ऐड किया? +3 हमने ऐड किया, +3 इसमें हमने ऐड किया, है ना। तो अगर +3 ऐड कर रहे हैं तो 8 और 11 में डिफरेंस कितना हुआ? 3 का ही हुआ। अगर +3 हमने ऐड किया तो ये ऐड करने की वजह से तो दोनों नंबर में डिफरेंस आ गया। ये जो 8 था फिर ये 11 हो गया क्योंकि हमने +3 ऐड किया। तो ये जो +3 ऐड किया ये दोनों नंबरों में डिफरेंस आ गया। समझ में आई ये बात?
कुछ ऐड करते हैं तभी तो एक नंबर में दूसरे नंबर का डिफरेंस आएगा। ठीक है, कोई एक नंबर है, मान लो इस केस में 8 है, अब इसमें कुछ प्लस करेंगे या फिर कुछ माइनस करेंगे तो दूसरा नंबर मिलेगा। तो दूसरा नंबर क्यों मिला? ये जो बीच में हमने किया है, या फिर प्लस या फिर माइनस, इसी ने इन दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस पैदा किया है। ठीक है, तो ये जो 3 है ये है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इन दोनों नंबरों के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का। अगर हम 3 ही 3 बार बार ऐड करते जा रहे हैं, 3 ही 3 बार बार ऐड करते जा रहे हैं, तो जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो 3 ही रहेगा। ये बात समझ में आई? कॉमन डिफरेंस जो रहेगा वो 3 ही रहेगा, क्योंकि 3 ही तो ऐड करते जा रहे हैं, है ना। अगर 2 है, अगर 2 है, 2 में जब तक 3 ऐड करके 5 नहीं बनेगा, जब तक इन दोनों में डिफरेंस कैसे आएगा? अगर 2 में कुछ ऐड ही नहीं करेंगे तो ये सीधा 2 का 2 नहीं रह जाएगा। अगर हमने कुछ ऐड ही नहीं किया तो ये जो डिफरेंस है ये कहां से आएगा? जब तक हम किसी नंबर में कुछ ऐड नहीं करेंगे, मान लो 3 ऐड किया, तो दूसरा नंबर कहां से आएगा? ठीक है, ऐड करने की वजह से ही कुछ ना कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलता है 2 नंबर में। ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना, इसी से आगे के बहुत सारे कंसेप्ट समझ में आने वाले हैं। ठीक है, एक नंबर में दूसरा नंबर अगर हमें मिला, एक नंबर में कुछ ऐड करने से दूसरा नंबर मिला, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि हमने जो ऐड किया था, तो जो ऐड किया था वही इन दोनों का डिफरेंस है। समझ में आया? इतना सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस क्यों है? कॉमन डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हम ऐड भी कॉमन कर रहे हैं। यही तो डेफिनेशन है ना एपी की। एपी की डेफिनेशन भी यही है कि भैया एक नंबर है, उसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो अगली बार भी कुछ वही नंबर ऐड करेंगे, अगली बार भी वही नंबर ऐड करेंगे। समझ में आया? एक नंबर है, उसमें कुछ ऐड किया तो दूसरा नंबर मिला, तो अब जो ये एक बार एडिशन किया है ना, वही हर बार एडिशन करेंगे। तो अगर हर बार वही एडिशन करेंगे, हर बार वही एडिशन करेंगे, तो हर बार जो डिफरेंस आएगा टर्म्स में वो भी सेम आएगा। हर बार जो डिफरेंस आएगा 2 टर्म्स के बीच में वो भी सेम आएगा, है ना। देख ही सकते हो, इसमें अगर 8 में हमने 3 का एडिशन किया तो डिफरेंस कितने का आया? 3 का। डिफरेंस कितने का आया? 3 का। अब 11 में अगर 3 ऐड करके 14 बनाया है तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? 3 का। अगर 14 में 3 का एडिशन करके 17 बनाया है तो 17 और 14 में डिफरेंस कितना आएगा? 3 का ही आएगा। ये चीज समझ पा रहे हो? तो हर 2 टर्म के बीच में जो डिफरेंस है, इसमें हर 2 टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, बात बहुत सिंपल है, लेकिन बाद में जब कंसेप्ट यूज होंगे तो ये बातें बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, कि जो नंबर ऐड करते हैं वही दोनों नंबर्स में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, एक नंबर में दूसरा नंबर ऐड किया तो जो तीसरा नंबर मिला, तो वही तो उसका जो डिफरेंस है पहले नंबर से, वो ये जो ऐड किया है उसी वजह से आया। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? जो ऐड किया है वही इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमने देखा। क्या क्या देख लिया हमने क्या क्या देख लिया? हमने जो है पहली टर्म को कैसे डिनोट करते हैं वो देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है और वो कॉमन क्यों होता है, ये भी देखा। ठीक है, हर टर्म में कॉमन क्यों होता है ये भी देखा। कॉमन क्यों होता है? क्योंकि जो हम ऐड कर रहे हैं वो भी तो कॉमन है, और ऐड करने की वजह से ही 2 नंबर में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इस वजह से वो कॉमन था डिफरेंस। ठीक है, अब हम और भी चीजें देखते हैं। ठीक, अब ये जो सीरीज है ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक वो पता हो कि भैया ये कहां तक चलेगी, है ना। कितने नंबर हमें चाहिए, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारे पास जिसकी हमें कैलकुलेशन करनी है ना। तो हमें कहीं ना कहीं नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होंगे। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होंगे कि भैया कितनी टर्म्स का कैलकुलेशन करना है ना। क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्म्स का कैलकुलेशन नहीं करना है तो भैया हर बार आंसर इनफाइनाइट ही होगा। मतलब 8 से कोई सीरीज चालू हुई है और वो चलती जा रही है और कोई पूछे कि बताओ कितनी इनका टोटल कितना होगा, तो भैया इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि सीरीज इनफाइनाइट ही चल रही है ना।
कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए पड़ेंगे कि भैया हाँ 8 से सीरीज चालू हुई है, 8 के बाद 11 आया है, 11 के बाद कुछ 14 आया है, तो ऐसे अगर 20 नंबर हम इकट्ठा कर लें तो उनका सम क्या होगा। ठीक है, ये एक मतलब वैलिड क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर कोई ये बोले कि भैया 8 से एक सीरीज चालू हुई है, अगला नंबर 11 है, फिर अगला नंबर 14 है, ऐसे ही एपी में है और ये सीरीज चलती जा रही है, तो बताओ टोटल सम क्या होगा। भैया ये कैसा क्वेश्चन हुआ, सीरीज तो इनफाइनाइट तक जा रही है, टोटल सम भी फिर इनफाइनाइट ही होगा, कैसे निकालूं मैं। लेकिन अगर सम निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स लेनी पड़ेंगी, है ना। तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज जैसे अगर फिक्स, जैसे मैंने बताया फाइनाइट एपी है, फाइनाइट है, मतलब एक शुरुआत कहीं ना कहीं है और कहीं ना कहीं एक लास्ट भी हमें दिया हुआ है, तो इजीली नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है। लेकिन इनफाइनाइट सीरीज का भी अगर कैलकुलेशन करना है तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए, है ना। तो तीसरा जो एलिमेंट है वो यही है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एन, एन से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, कि भैया जो बात हो रही है उसमें कितनी टर्म्स की बात हो रही है, मतलब कितने नंबर हैं, मतलब एक नंबर पहला नंबर है, फिर ऐड करके दूसरा नंबर मिला, फिर ऐड करके तीसरा नंबर मिला, फिर ऐड करके चौथा नंबर मिला, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, भैया कितने हैं, हर बार बदलेंगे। तो इस चीज को हम जो डिनोट करेंगे वो एन से डिनोट करेंगे कि भैया नंबर कितने हैं। ठीक है, एन ये बिल्कुल नहीं है कि नंबर कहां तक है, जैसे एन की वैल्यू 20 दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20 तक वैल्यू है। अगर n की वैल्यू 1000 दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1000 तक वैल्यू है। 1000 का मतलब ये है कि अगर एक नंबर शुरू होता है तो दूसरा नंबर ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ऐसे कर करके 1000 नंबर होंगे सीरीज में, 1000 नंबर्स होंगे, उन नंबर्स की वैल्यू कितनी है, 1000। ठीक है, कितने नंबर्स हैं ये n है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स है n। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, चलो ये चीजें हमने देखी। ठीक है, इसके बाद एक चीज और देखनी है हमें। क्या देखना है, एक और चीज, मान लो ये सीरीज है, ये सीरीज है 8, 11, ठीक है, उसके बाद 14, 17, 20, है ना, उसके बाद कितनी है, ये आगे कंटिन्यू करता हूं मैं, 23 है, 26 है, ठीक है, 29 है, 32 है, फिर 35 है, इस तरीके से सीरीज चलती जा रही है। 38, फिर 41, 44, फिर यहाँ 47, इस तरीके से चलती जाएगी, है ना। तो अब देखो इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर है तो ये है सेकंड टर्म। ठीक है, ये हमारा तीसरा नंबर है, इसको बोला थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे 20 आ रहा है, फिर ये सिक्स्थ टर्म है, ये सेवंथ टर्म है, ये एट्थ टर्म है, ये नाइन्थ टर्म है। ठीक है, ये 10th टर्म है, ये 11th टर्म है, ये 12th टर्म है, ये 13th टर्म है, ये 14th टर्म है ना। तो कभी कभी क्या होगा, हमेशा ये पूरी सीरीज तो नहीं लिखी होगी कि भैया 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, है ना। अभी क्या 14 था, मान लो मुझसे कोई ये पूछ ले कि बताओ इस सीरीज में 72nd टर्म क्या होगी। ठीक है, अब मैं ऐसा तो करूंगा नहीं, बच्चों की तरह ऐसा तो करूंगा नहीं कि भैया चलो अभी ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, ऐसे करके मैंने 14th लिख दी, फिर मैं यहाँ 15th टर्म लिखूंगा, फिर 16th लिखूंगा, फिर 17th लिखूंगा, फिर 18th लिखूंगा, फिर 19th, फिर 20th, फिर 21st, फिर 22nd, फिर 23rd, ऐसे करके 72 तक तो जाऊंगा नहीं। समझ में आ रही बात। हमेशा मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ टर्म्स तक वहां तक पहुंच पाऊंगा जहां तक मेरे से पूछा है ना। तो अब ये बात समझ में आई कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है ना। नंबर ऑफ टर्म्स तो समझ में आ गया। अब ये जो आपको बोला है कि ये वाली टर्म, वो वाली टर्म, वो वाली टर्म, तो हमें अगर कोई बोलेगा कि भैया 72th टर्म या फिर 152nd टर्म,
है ना। तो इसको अगर हमें फ्यूचर में कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम इसको एक नाम दे देते हैं, है ना, एक जनरलाइज नाम दे देते हैं। जैसे पहली टर्म को हमने ए बोला, कॉमन डिफरेंस को हमने डी बोल दिया, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स को हमने एन बोल दिया। तो इसी तरीके से जो टर्म होती है, मतलब एक ऐसी वैल्यू को हमने टर्म से बोल दिया। कौन सी टर्म है? nth टर्म है। नीचे जो n लिखा हुआ है इसका मतलब है nth टर्म। अब अगर nth टर्म बोल दिया तो भैया n, अब तुम क्या करो, n तुम अब 72 ले लो, n 72 ले लो, या फिर 1001 टर्म, 10,001 वाली टर्म भी अब मेरे को पूरी लिख के नहीं बतानी है, मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, वो वाली टर्म जो 10,001 नंबर पे आ रही है, बस इतना मुझे लिख देना है, मेरा काम आसान हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे क्या करनी है वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी हम जो है इन जो ये जो डिनोट किया है उसका मतलब समझ रहे हैं, है ना, कि हेल्प कहां करते हैं। ठीक है, अब मुझे कोई बोलेगा भैया कि 1500 नंबर पे जो टर्म है उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसा तो है नहीं नंबर बार बार लिख के देखेंगे, तो क्या लिख देंगे भैया टी जो 1500 है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। समझ में आया? समझ में आया? तो इस तरीके से टर्म कैसे लिखाएंगे, किसी भी एपी में टर्म कैसे होगी, किसी भी एपी में टर्म किस तरीके से लिखी होंगी, पहले एक फर्स्ट टर्म लिखी होगी, फिर एक सेकेंड टर्म लिखी होगी, फिर एक थर्ड टर्म लिखी होगी, फिर एक फोर्थ टर्म लिखी होगी, फिर एक फिफ्थ टर्म होगी, सिक्स्थ टर्म होगी। इस तरीके से जो है नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से टर्म लिखी होंगी, पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। ठीक है, सारी टर्म्स, उस सीरीज की सारी टर्म इस तरीके से लिखी होती है ना। तो टर्म जो है, टर्म का नोटेशन क्या है, Tn। समझ में आया? किसी भी सीरीज के क्या क्या टर्म हुए, है ना। अब एक एलिमेंट और बचता है, वो क्या है कि मान लो एक फाइनाइट सीरीज है जो T1 से शुरू होती है, उसके बाद ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे जाती है, और लास्ट में एक टर्म है, मान लो 68। मान लो टोटल 68 टर्म है, मतलब 68 नंबर्स हैं इस सीरीज में। पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, ऐसे करके टोटल 68 नंबर्स है ना। तो जो लास्ट टर्म होगी उसको भी एक स्पेशल नाम हमने बोल दिया है। ठीक है, इसको हम जो है हमेशा L से डिनोट करेंगे। ठीक है, स्मॉल लेटर L से हम डिनोट करेंगे किसको, लास्ट टर्म को। लास्ट टर्म कब होगी, जब सीरीज में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है, तो समझ में आया? एक टर्म जो सबसे लास्ट की है उसको हम L से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो डिनोटेड जो मैंने जो वैल्यूज बताई हैं फिर से रिपीट करके बताता हूं। सबसे पहले हमने देखा लेटर A। ठीक है, रिवाइज करो सब लोग फटाफट, साथ ही साथ में रिवाइज करते हैं, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा लेटर A। सबको पता है A एक वो पहली वैल्यू जिससे वो सीरीज स्टार्ट हुई है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि भैया अगला नंबर क्या होगा, और अगले नंबर पे डिपेंड करता है कि उससे अगला नंबर क्या होगा, और उससे अगले नंबर पे डिपेंड करता है कि इससे अगला नंबर क्या होगा। तो कहीं ना कहीं पहले नंबर पे ही सब कुछ डिपेंड है कि आगे की सीरीज कैसे होने वाली है। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो है A। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भैया जो चीज ऐड कर रहे हो वो कितनी है। ठीक है, जो ऐड कर रहे हो वो कितनी है, मतलब जो दो टर्म के बीच का डिफरेंस है वो कितना है, जो हर टर्म के बीच का डिफरेंस है वो कितना है। ठीक है, सब कुछ एक ही है, मतलब पहले टर्म में जो चीज ऐड करा वो भी वही है, पहले और दूसरे टर्म का डिफरेंस है वो भी वही है, और जो किसी भी बीच में किसी भी दो टर्म का डिफरेंस है वो भी यही चीज है। क्या चीज है वो, ये है D। क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, D का बहुत अच्छे से समझा हमने। ठीक है, यही वो चीज है जो हर टर्म में डिफरेंस पैदा कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा भैया, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। किसी भी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो पता हो तभी तो कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज की तो कैलकुलेशन कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि भैया किसी भी एक टर्म है उसको डिनोट कैसे करते हैं, वो करते हैं Tn। ठीक है, कौन से नंबर की टर्म की बात हो रही है वो नीचे लिख देंगे। ठीक है, मान लो टर्म नंबर 68 की बात हो रही है तो T68,
टर्म नंबर 4 की बात हो रही है तो T4, टर्म नंबर 10 की बात हो रही है तो T10, डायरेक्टली ऐसे शो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज देखी, जो अगर फाइनाइट सीरीज है तो लास्ट टर्म क्या होगा, L, ठीक है। तो ये जो डिनोशंस हैं इनमें किसी को अंतर नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। L भी हम समझ गए कि जो लास्ट टर्म है उसमें L की बात हो रही है, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं क्या क्या टर्म्स हैं। ये फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय A, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ये हमने देख लिया, डिनोटेड बाय D, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स डिनोटेड बाय M, ठीक है, कितने टर्म्स हैं वो देख लिया हमने। जनरल टर्म, nth टर्म, ठीक है, कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे हमने 21st टर्म चाहिए हमें या 40th टर्म चाहिए, ठीक है, वो चीज को कैसे डिनोट करते हैं, Tn से, ठीक है, Tn। उसके बाद लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाय L, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें समझ में बहुत अच्छे से आ गई हैं, ठीक है। सारे जो हमारे जो डिनोट करने के वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वो हमें समझ में आ गए, ठीक है। चलो अब हम फटाफट आगे बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आई है कुछ बात जो है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। एपी का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म क्या होता है, ठीक है। हमने हर चीज का स्टैंडर्डाइज फॉर्म देखा, हमने पिछले चैप्टर्स में जो है हमने लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म देखा था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, वो एक उसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। इसी तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म देखा था, है ना, हर चीज का एक जनरल फॉर्म होता है। यहाँ पे एपी का भी हमें एक जनरल फॉर्म है जो देखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि जनरल फॉर्म, ठीक है, तो हम देखते हैं कि एपी कैसे बनती है। पहली टर्म क्या होती है, सबको पता है A, पहली टर्म होती है क्या, सबको पता है A, ठीक है। अगली टर्म कैसे आती है, अगली टर्म कैसे आती है, जब इस A में जो है हम D ऐड कर देते हैं, ऐसे ही आती है अगली टर्म, जब उसमें हम जो D है उसको ऐड कर देते हैं। फिर इसके बाद अगली टर्म कैसे आती है, जब ये A प्लस डी ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है A प्लस डी, और इसमें भी हम D को ऐड कर दें तो ये अगली टर्म आ जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद अगली टर्म क्या आती है कि यहाँ A प्लस डी ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें एक और D ऐड कर दें, इसी तरीके से आती है, ठीक है। फिर अगली टर्म किस तरीके से आती है कि A प्लस डी ऑलरेडी लिखा हुआ है पिछली टर्म में, पिछली टर्म यही वाली लिखी है, फिर उसमें एक और D ऐड कर दे तो अगली टर्म आ जाती है, ठीक है। समझ पा रहे हो किस तरीके से आ रही है टर्म। सबसे पहले एक टर्म है क्या, A, फिर अगली टर्म कैसे आई, A प्लस डी से आई, फिर अगली टर्म कैसे आई, A प्लस 2D, ठीक है, D और D, कितने D हो गए, 2D हो गए, तो अगली टर्म कैसे आई, A प्लस 2D से आई, इसी तरीके से एपी बन रही है। अगली टर्म में क्या हुआ, 3D हो गए तो A प्लस 3D, A प्लस 3D, अगले टर्म में क्या होगा, A प्लस 4D, फिर अगले टर्म में क्या होगा, A प्लस 5D, ऐसे कर करके जो है टर्म्स हैं आगे बढ़ती जाएंगे, ठीक है। तो यही जो है जनरल फॉर्म है कि जो सीरीज है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है, ठीक है, ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ती है। क्या जनरल फॉर्म हुआ, A प्लस 5D, इस तरीके से A प्लस अगर फाइनाइट वो हुआ तो A प्लस ND तक जाएगी, समझ में आया। अगर ये ND तक गई तो इस तरीके से आगे जाएगी, ठीक है। चलो तो अब जो है हम आगे की बात करें। जनरल फॉर्म में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्या होता है, हमने जिस तरीके से एपी को शुरुआत किया उसी तरीके से इसको लिखा। सबसे पहले हम एक नंबर लिखते हैं जिससे एपी की शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं ए। फिर हम उसमें एक कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं डी। फिर इसमें वापस से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो अगला टर्म मिलता है 2d। फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो अगला टर्म मिलता है 3d। इस तरीके से हम d को ऐड करते जाते हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाते हैं, अगला टर्म मिलता जाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो हम इस जनरल फॉर्म को हमेशा के लिए याद रखेंगे। आगे की जितनी भी बातें होंगी वो इस जनरल फॉर्म से कहीं ना कहीं रिलेटेड ही होंगी। ठीक है, चलो तो अब बहुत सारी हमने थ्योरी पढ़ ली। ठीक है, काफी इंट्रोडक्शन हमने इस चैप्टर का देख लिया। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा और कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, चलो क्या दिया है क्वेश्चन में, शो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17, 20 is an AP
फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, वही जो हमने एग्जांपल लिया था, ये तो वही है। ये 8 है, ये 11 है, ये 14 है, ये 17 है, ये 20 है। इस तरीके से हमें एपी दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये एपी है, ठीक है, शो दैट द प्रोग्रेशन इज एन एपी। अगर ये चीज प्रूव करनी है तो एपी प्रूव करने के लिए क्या हमें बताना पड़ता है कि भैया दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो अगर बराबर हुआ, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो बराबर हुआ तो इसका मतलब हाँ ये एपी ही है। ठीक है, क्योंकि एपी बनी ही ऐसे थी। कैसे बनी थी? पहला टर्म था उसमें कुछ ऐड किया तो दूसरा टर्म आया, सेम नंबर से फिर कुछ ऐड किया तो फिर तीसरा टर्म आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है वो इतना है और वही डिफरेंस यहां भी होना चाहिए। तो जो दो वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो सेम होता जा रहा है इसका मतलब वो एपी ही है। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो 11 में से 8 का डिफरेंस देखा तो 3 और 14 में से 11 का डिफरेंस देखा तो 3। हाँ, मतलब डिफरेंस सेम आ रहा है। 17 और 14 का डिफरेंस देखेंगे तो भी 3। तो मतलब हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो बराबर है इसका मतलब ये है कि वो एपी है। तो एपी को चेक करने का ये तरीका है। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे ये एपी है कि नहीं? अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो एपी होगी। ठीक है, चलो अगली चीज क्या बोल रहा है वो? अगली चीज क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए को निकालने को बोल रहा है। भैया बहुत अच्छे से पता है ए क्या होता है, जिससे सीधी शुरू होती है 8। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गई। अब बोल रहा है कि भैया डी निकालो। डी कैसे निकालते हैं? किसी भी दो टर्म को लो, दोनों का डिफरेंस, मतलब जो पहली टर्म है 8 है, अगली टर्म 11 है, तो डिफरेंस क्या हुआ? 11 माइनस 8, तो ये हो गया डी। ठीक है, ए निकालना सीखा, डी निकालना सीखा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ए निकालना सीखा, डी निकालना सीखा। ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चंस आगे देखते जाएंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कोई पूछेगा तो क्या करेंगे? दोनों टर्म का डिफरेंस बता देंगे। ठीक है, पहली दूसरी या दूसरी तीसरी या तीसरी चौथी किसी भी टर्म का डिफरेंस बता देंगे, डी आ जाएगा। पहली टर्म हमें पता ही होती है। ठीक है, आगे देखते। शो दैट द प्रोग्रेशन इज एन एपी, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन सेम है, बस वैल्यूज जो हैं वो बदल गई हैं। चलो देख लेते हैं, है ना। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें यह शो करना है कि ये एपी है कि नहीं, है ना। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस देखें। 6 माइनस 11 कितना आ रहा है? -5। अच्छा, अगली दो टर्म का डिफरेंस 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 कितना आ रहा है? -5, बराबर है। अगला डिफरेंस -4 माइनस 1 कितना आया? -5, है ना। सभी जगह जो आ रहा है -5 है, इसका मतलब ये एपी है। क्या करना है? अगली टर्म से पहली को माइनस करना है, फिर अगली टर्म से पहली को माइनस करना है, अगली टर्म से पहली को माइनस करना है। -9 में से -4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -9 में से -4 को माइनस करेंगे, इस तरीके से लिखाएगा। तो -9 + 4 कितना आया? -9 + 4 5, तो फिर से -5 आ रहा है ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? -5। ए कितना है? 11। इस तरीके से जो दोनों वैल्यूज हैं वो आ जाएंगे और एपी में है क्योंकि सारे डिफरेंस बराबर है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। चलो आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आया है क्या? फाइंड ए एंड बी सच दैट द नंबर a9 b25 फॉर्म एन एपी। मतलब ये हमें दिया हुआ है कि ये एपी है। क्या एपी है? a9 b और 25 ये एपी में है, ये चीज दे रखी है ना। तो अब ए और बी कुछ ऐसे नंबर निकालना है कि ये एपी में हो। ठीक है, अब हम एक काम करें। अगर हम पहला टर्म तो हमें पता है ए है, ठीक है। अब हम इनके कॉमन डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, 9 माइनस ए, ठीक है, किसके बराबर होगा? ये होगा b माइनस 9 के बराबर। ठीक है, b में से 9, ये वाला डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा? 25 माइनस b। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। 9 माइनस ए किसके बराबर? b माइनस 9 के बराबर। फिर ये किसके बराबर? 25 माइनस बी, क्योंकि सबका डिफरेंस जो है वो सेम है। ये हमने इक्वल किया। अब इन दोनों इक्वेशन को पकड़ लो। इन दोनों इक्वेशन से b निकाल लेंगे हम। क्या आएगा? ये -9 उधर जाएगा, b उधर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b। b इधर प्लस में है, उधर का भी प्लस में आएगा, और यह जाके 25 + 9 हो जाएगा।
25 प्लस 9 कितना हुआ ये 34। 25 प्लस 9 कितना हुआ 34। तो 2b अगर 34 है तो b कितना हुआ 34/2 17। ठीक है, तो अगर ये b 17 है, अगर ये b 17 है तो 9 माइनस a की वैल्यू कितनी आई, 9 माइनस a कितना हुआ 17 माइनस 9 मतलब कि 8। ठीक है, तो a उधर जाएगा तो 9 माइनस 8 a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो a अगर 1 है और b अगर 17 है तो क्या ये AP में है, चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं, a की जगह 1 रखा, b की जगह 17 रखा, है ना। चलो अब देखो 1 और 9 कितने का डिफरेंस है, 8 का। 8 का डिफरेंस है। 9 और 17 कितने का डिफरेंस है, 8 का। हाँ दिख तो रहा है AP में, एक बार वो चेक कर लें। 17 और 25 कितने का डिफरेंस है, 8 का। डिफरेंस सभी में 8 का है, इसका मतलब ये है AP में। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको बेसिक से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, अब यहां से जो है हमने जो अभी तक सीखा उसकी एप्लीकेशन शुरू होती है। ठीक है, चलो, तो अब हमें अगर कोई सीरीज दे रखी है, किस तरीके से सीरीज होगी हमें पता है, a प्लस डी, इस तरीके से सीरीज होगी, a प्लस 2d, इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, a प्लस 3d, a प्लस 4d, है ना। इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, है ना। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं कि हर टर्म को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, फर्स्ट टर्म की बात करूं तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, a, है ना। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं a प्लस एन डी, मतलब एक a की वैल्यू हो और एक d की वैल्यू हो और n मुझे कुछ इंटीजर रखना है, तो मैं फर्स्ट टर्म को किस तरीके से लिखता हूं, a प्लस 0d, इस तरीके से लिख सकता हूं। पहली टर्म को लिख सकता हूं। अगर मुझे सेकंड टर्म को लिखना हो, सेकंड टर्म को मुझे लिखना हो तो सेकंड टर्म क्या है, a प्लस डी, ये है सेकंड टर्म, ये है सेकंड टर्म a प्लस डी। अगर मुझको इस फॉर्म में लिखना हो, a प्लस एन डी के फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, a प्लस सेकेंड टर्म है तो n की वैल्यू है 2, तो क्या मैं इसको 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि सेकेंड टर्म है, यहां मुझे n की वैल्यू 2 लानी थी, तो इसको 2 माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकता हूं। 2 माइनस 1 भी d के बराबर ही होगा। अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं, थर्ड टर्म को मैं देखूं कि क्या होती है। थर्ड टर्म यहां लिखा हुआ है कितना, a प्लस 2d, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तो a प्लस 2d। क्या इसको भी अगर मुझे उस फॉर्म में लिखना हो, n के फॉर्म में, तो इस तरीके से लिख सकता हूं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं। अगर मैं फोर्थ टर्म को लिखूं, फोर्थ टर्म को अगर मैं लिखूं, फोर्थ टर्म अगर मैं लिखूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, फोर्थ टर्म क्या है मेरी, ये a प्लस 3d, a प्लस 3d, इसको मैंने ऐसा लिखा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मतलब a प्लस फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूं तो 4 माइनस 1 लिखना पड़ेगा, तो ये 3d के बराबर आ जाएगा, है ना। तो अगर आप पैटर्न देख रहे हो, ठीक है, a आएगा ही आएगा, d आएगा ही आएगा, लेकिन जो बीच की वैल्यू है वो क्या आ रही है कि अगर फर्स्ट टर्म है तो 0 आ रही है, सेकंड टर्म है तो 1 आ रही है, थर्ड टर्म है तो 2 आ रही है, फोर्थ टर्म है तो 3 आ रही है। मतलब अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, अगर मैं nth टर्म लिखना चाहूं तो पहले a तो a ही रहेगा, प्लस यहां पे d भी जो है वो d ही रहेगा, लेकिन जो d का कोफिशिएंट है वो क्या है कि अगर फर्स्ट टर्म है तो 0 है, सेकंड टर्म है तो 1 है, थर्ड टर्म है तो 2 है, फोर्थ टर्म है तो 3 है, तो मतलब nth टर्म होगा तो उससे एक कम होगा। यही पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है,
यही पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है, a प्लस 0d, a प्लस 2 माइनस 1d, a प्लस 3 माइनस 1d, a प्लस 4 माइनस 1d। ठीक है, तो पैटर्न हमने देखा तो इसी तरीके से मिल रहा है कि अगर nth टर्म की बात होगी तो वो कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस जिस टर्म की बात हो रही है उसमें से एक माइनस करके d लिख दो। ये हमने बेसिक से जनरल फॉर्म बनाई थी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। पहली टर्म a प्लस 0d, दूसरी टर्म a प्लस 1d, तीसरी टर्म a प्लस 2d, चौथी टर्म a प्लस 3d, पांचवी टर्म a प्लस 5d, छठी टर्म a प्लस 6d, सातवीं टर्म क्या होगी, सातवीं टर्म a प्लस 6d। तो nth टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो फॉर्मूला याद नहीं करना है, इस तरीके से पैटर्न को देखना है, पैटर्न से ही फॉर्मूला निकला है। ठीक है, क्या निकला है कि हमें कभी भी डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि भैया Tn क्या होगा, मतलब T20 क्या होगा, ये हम निकाल सकते हैं। T100 क्या होगा, मतलब 100वीं टर्म क्या है, 100वीं टर्म क्या होगी, वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। किसी भी एपी में T1001 टर्म क्या होगी, 1001वीं टर्म क्या होगी, वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। मतलब हर टर्म को अब लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी टर्म पूछी होगी उसको हम लिख देंगे। क्या, अगर 1000 पूछी है तो क्या होगा, सीरीज का पहला टर्म प्लस 1001 पूछी है तो 1000 इंटू डी। बस जो शुरू में वो दिया होगा एपी, उसमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, डी हमने ए और डी निकालना हमने सीख ही लिया है। ठीक है, तो 1001वीं टर्म जो होगी वो हम निकाल लेंगे। इस तरीके से जो है हम nth टर्म निकालेंगे। समझ में आया? ठीक है, एकदम बेसिक से इस तरीके से हमें समझ में आया। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है क्या, कि Tn इक्वल टू a इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूले को इस तरीके से याद नहीं रखना है। किस तरीके से याद रखना है कि अगर 500वीं टर्म पूछी है, 500वीं टर्म पूछी है तो a प्लस 499 इंटू टी, है ना, क्योंकि पहली टर्म क्या होती है a, दूसरी टर्म क्या होती है a प्लस डी होती है, दूसरी टर्म a प्लस डी होती है, तीसरी टर्म a प्लस 2d होती है। तो जो 100वीं टर्म होगी वो a प्लस 99d होगी, है ना। इस तरीके से हमें याद रखनी है चीजें। ठीक है, हो जाएगा आराम से। ओके, कुछ भी हमें याद नहीं करना है, पैटर्न को समझ के हमें याद रखना है कि इस तरीके से होती है। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द 25th टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, अगर हमने एपी नहीं पढ़ा होता, अगर हमने एपी नहीं पढ़ा होता तो हम बच्चों की तरह क्या कर रहे होते, हम देखते कि हाँ ये -5 है, फिर क्या आ गया -5/2, है ना, मतलब इसको लिख सकते हैं -2.5। तो पहले यहां लिखा -5 फिर -2.5, अच्छा 2.5 से कम हो रहा है तो अब हम लिखेंगे 0। अच्छा अब बढ़ेगा, है ना, क्योंकि 2.5 यहां पे ऐड हो रहा है। ठीक है, हाँ अब बढ़ेगा, इतना भी थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा जब जाके सॉल्व होता। हाँ ये 2.5 है, अब 5 आएगा, अब 7.5 आएगा, और उसने पूछी है कौन सी, 25th टर्म, 25th टर्म। तो सोचो 25th नंबर ऐसे लिखने होते, ऐसे लिखने पड़ते, और अगर ये मान लो गलती से पूछ लेता भैया 1001वीं टर्म बताओ तो क्या होता। चलो 25 तो हम लिख लेंगे, 25 तो हम लिख लेंगे, उनने अगर 1001वीं टर्म पूछ ली होती तो क्या करते, क्या 1000 टर्म लिखने बैठते, नहीं। तो ये फायदा हुआ हमारा क्या करने का, हमें पैटर्न को समझने का और डायरेक्टली किसी टर्म पे पहुंचने का, कि अब तो कोई सी भी टर्म पूछ ले हम डायरेक्टली बता देंगे। कैसे बता देंगे, हमें क्या पता करना है, हमें बस क्या पता करना है, हमें a पता करना है और d पता करना है। a कितना है, क्लियरली दिख रहा है कि -5 से ये शुरू हो रही है शुरू -5 से। ठीक है, d पता करना है, किसी भी दो टर्म का डिफरेंस देख लो, इसका और इसका डिफरेंस देख लेते हैं, है ना। वैसे तो इसका और दूसरी और तीसरी का डिफरेंस देख लेंगे तो काफी इजीली पता कर लेंगे कि 0 माइनस -5/2 कितना आएगा, 5/2। लेकिन हम इसमें से इसका डिफरेंस निकालते हैं, -5/2 में से -5 को माइनस कर देते हैं, ऐसे करते हैं। इस टर्म में से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, तो -5/2 में से -5 को माइनस किया तो कितना आया, -5/2 और +5। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5/2। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे
तो 2 आ जाएगा, ये -5 और ये +5 2 10, तो कितना आएगा 5/2। ठीक है, या फिर देख सकते हैं ये पूरा 5 है, ये 5/2 है, तो डायरेक्टली 5/2 आएगा। ठीक है, तो डी कितना आया, डी आया 5/2। अब हमें पता है कि तो भैया 25वीं टर्म पूछ रहा है ना, तो 25वीं क्या 1001वीं टर्म या 1,01वीं टर्म भी पूछेगा ना तो भी हम बता देंगे 25वीं कौन सी खेत की मूली है, तो हम डायरेक्टली अब 25वीं टर्म बता देते हैं। ठीक है, 25वीं पूछता है ना, पहली टर्म तो होती है क्या, पहले तो ए है माइनस, फिर जो भी टर्म उसने पूछी है उससे एक कम कर दो, 25th पूछी है तो 24 कर देंगे और यहाँ पे डी की वैल्यू डाल देंगे 5/2, बस ये हो गई 25वीं टर्म। क्या हो गई 25वीं टर्म, 25वीं टर्म क्या हो गई, -5 + 12, ये कट जाएगा, 12 5 से 60, कितना आया 55, बस T25 तूने पूछा था, ये आ गया, डायरेक्टली निकाल देंगे। अब तू अगर पूछेगा कि भैया T1001 बता, तो भी क्या है, तो भी निकाल देंगे, ए तो वही रहेगा, क्या रहेगा ए -5, है ना। 1001 पूछ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे 1000 × डी होगा। डी कितना, डी निकाला है हमने 5/2, 5/2 निकाला, डी 5/2 कितना हुआ -5 और ये हुआ 500, 500 × 5 2500, है ना, 2500 कितना हुआ -2495। ले 1001 टर्म भी निकाल दी, तू 25 पूछ रहा था, हमने तो 1001 टर्म भी निकाल दी। ठीक है, पैटर्न समझ गए तो अब तो कुछ भी पूछ ले, कोई सी भी टर्म पूछ ले, हम सब निकाल देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो हमने टर्म निकाली nth टर्म, nth टर्म कैसे निकालते हैं ये सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी क्वेश्चन पे बेस्ड। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। इस बार क्या करा उसने, एपी दे नहीं रखा, दिया नहीं है एपी कि भैया ये एपी है ना, एपी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ए उसने नहीं दिया, डी भी उसने नहीं दिया। ठीक है, चलो जो दिया है वो लिख लेंगे। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। ठीक है, तो उसने क्या दिया हुआ है, T4 दे रखा है और T8 दे रखा है ना, और ये भी नहीं दिखा है, ये बोला है कि इन दोनों का जो सम है वो 24 होता है, ये दे रखा है ना। और उसने क्या दिया है 6th और 10th टर्म, मतलब T6 दे रखा है और T10 दे रखा है, और इसका सम उन्होंने दे रखा है 44 प्लस। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब क्या पूछा उसने, ए निकालो, फिर a + d निकालो, फिर a + 2d निकालो। ये 3 टर्म जो शुरू की टर्म होती है, क्या होती है, पहली a होती है, फिर a + d होती है, फिर a + 2d होती है, तो ये तीनों निकालने को उसने बोला है ना। ये तो मैंने बताया क्या, क्वेश्चन उसने ऐसा दिया है। अब हम करेंगे क्या, उनने ठीक है a और d नहीं दिया है, लेकिन T4 क्या होता है वो हमें पता है। क्या होता है T4, क्या होता है T4, क्या होता है T4 होता है a + 4 पूछा है ना तो 3d, जो पूछा है उससे एक कम 3d होता है। ठीक है, T8 कितना होता है, a + 7d। ठीक है, कोई फॉर्मूले में नहीं रखना है, सीधे डायरेक्टली वैल्यू रखोगे। क्या रखोगे, 8 पूछा है तो 7d। ठीक है, इन दोनों का सम क्योंकि उसने दे रखा है, सम कितना दिया है 24, तो कितना होगा a + a कितना 2a और 7 + 3 कितना 10d। तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई, 24 = 2a + 10d। ठीक है, अगली इक्वेशन यहां से आएगी, कैसे आएगी अगली इक्वेशन, कहां लिखूं, चलो यहां इसका काम हो गया t +, इसका काम हो गया अपने को, यहां लिख देते हैं। T6 और T10 को ऐड करना है ना, T6 कितना है, T6 कितना होगा a + 5d, है ना, और T10 बोला है, T10 कितना होगा a + 9d, है ना। जो भी यहाँ दिया है उससे एक कम लिख देना है, यहाँ 10 यहाँ 9d। इन दोनों का सम कितना दिया है 44, ये दिया है 44, तो 2a + 9 और 5 14d। तो भैया दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, सॉल्व हो जाएगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में यही तो करते हुए आए हैं, क्या करते हुए आए हैं,
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने यही तो सीखा था कि दो अगर इक्वेशन दी हुई हैं हमें, लीनियर इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये इक्वेशन अगर दे रखी हैं, क्या दे रखी है, 2a प्लस 10d। 10d अगर 24 है और 2a प्लस 14d अगर 44 है, तो इस तरीके की इक्वेशन हम बहुत सॉल्व करते हुए आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। चलो एक बार और सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। इस इक्वेशन में से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये 2a, तो 2a में से 2a चला जाएगा, 14d में से 10d जाएगा, कितना बचेगा 4d, और 44 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 20, ठीक है। 14d में से 10d गया 4d, 44 में से 24 गया 20, तो d कितना आ गया, d आया 5। अब अगर d अगर 5 आया है तो यहां पे क्या रख दो, d रख दो 5 किसी भी इक्वेशन में। यहां d अगर 5 रखते हैं तो 2a इक्वल टू 24 और यहां d को 5 रख के उधर माइनस में ले जाओ, कितना -50, ठीक है। तो 2a कितना आया, 2a की वैल्यू आई है 24 में से 50 जाएगा -26, a आ जाएगा -13, a आ जाएगा -13, है ना। तो क्या क्या पूछा था उसने पूछी थी पहली टर्म, तो पहली टर्म हो गई -13। अगली टर्म में क्या करते हैं, सीधे d को ऐड करते जाओ, तो 5 ऐड कर देंगे तो -8 और फिर 5 ऐड कर देंगे तो -3, ये हो गई हमारी AP, ठीक है। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म फटाफट हमने निकाल दी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब बोला है उसने क्या, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। चलो अब एक बात और ध्यान दो, ठीक है। अब कहीं ना कहीं उसने जो है लास्ट बोला है, तो ये भी बात पक्की है कि कहीं ना कहीं लास्ट होगा, तभी तो लास्ट की बात हो रही है ना। एक सीरीज चालू हुई है और जाती जा रही है, अगर उसका लास्ट कहीं है ही नहीं तो फिर लास्ट की बात कैसे हो रही है। लास्ट की बात हो रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं लास्ट है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं फाइनाइट एपी की ही बात कर रहा है ना। तो चलो उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से एपी फॉर्म होती है, सबसे पहले हमारे पास एक नंबर होता है, ठीक है। फिर उसमें क्या करते हैं, कोई एक कॉमन नंबर ऐड कर देते हैं, जैसे कि d, ठीक है। फिर उसमें अगले नंबर में फिर से d ऐड कर देते हैं, फिर इस तरीके से ऐसे वो चलता जाता है, ठीक है। ये कहां तक चलेगा, ये चलेगा L तक, समझ में आया। लास्ट टर्म मैंने बताया था क्या है, L, ठीक है। अब लास्ट टर्म अगर पता है तो उससे जस्ट पहले वाली टर्म कैसे आएगी, अगर लास्ट टर्म L है, तो उसके जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी, बताओ, सोचो, देखो। अगर यहां a है तो अगली टर्म कैसे आ रही है, a प्लस डी, फिर d ऐड हुआ अगली टर्म, फिर d ऐड हुआ अगली टर्म। अगर कोई बोले कि ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म लाना है, तो क्या करेंगे, इसमें से एक d माइनस कर देंगे ये वाली टर्म, एक d माइनस कर देंगे ये वाली टर्म, एक d माइनस कर देंगे ये वाली टर्म। तो L में से अगर इस साइड वापस आना है तो क्या करेंगे, d को माइनस करते हुए आएंगे, तो L को माइनस किया ये वाली टर्म, फिर L में से 2d माइनस किया ये वाली टर्म, फिर L में से अगला d माइनस किया ये वाली टर्म, ठीक है। तो अब मैं इस तरीके से लिखता हूं, सीधी इसको उल्टा लिखता हूं, ठीक है, लास्ट से लिखता हूं, है ना। नीचे L अगली कैसे आई, L माइनस डी, अगला कैसे आया L माइनस 2d, अगला कैसे आया L माइनस 3d, इसी तरीके से आ रही है। फिर आया L माइनस 4d, फिर आया L माइनस 5d। और मुझे कहीं पूछा गया है, मुझे कहीं बोला गया है कि ऐसे करते करते आपको n तक आना है ना। आपको nth टर्म निकालनी है, tn निकालनी है, कहां से, लास्ट से। वो लास्ट से nth टर्म निकालनी है, मतलब लास्ट से nth टर्म निकालनी। कोई बहुत बड़ी एपी दे रखी है, मान लो लाख टर्म है और इसमें बोला है कि लास्ट से 2000 वो निकालो, 2000 निकालो, लास्ट से 2000 टर्म निकालो, ठीक है। तो उस तरीके की ये सिचुएशन है ना। तो हमने क्या करा था, पिछले केस में क्या देखा था, शुरुआत हो रही थी, फिर हम उसमें देखते जा रहे थे कि किस तरीके से डिफरेंस आ रहा है। पहले एक है, फिर a प्लस डी है, फिर a प्लस 2d है, फिर a प्लस 3d है। इस तरीके से हमने nth टर्म निकाला था। अब यहां से लास्ट से हम लोग जो है nth टर्म कैसे निकालेंगे। अगर लास्ट से पहला पूछा तो L है,
लास्ट से सेकंड पूछा है तो L माइनस डी आ रहा है। लास्ट से अगर सेकंड पूछा है तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। मैंने सारी टर्म देखा, कहीं ना कहीं मुझे फॉर्म कैसा दिख रहा है कि भैया L माइनस समथिंग, यहां कोई एक नंबर आ रहा है और ऐसे में डी आ रहा है। ठीक है, इस तरीके की कोई एक सीरीज मेरे को देखने को मिल रही है। ठीक है, लास्ट से अगर मैं टर्म निकालूं तो इस तरीके की मुझे दिख रही है ना। अब देखो, अगर मुझे सेकंड टर्म वो बोले तो सेकंड टर्म क्या है, L माइनस डी। मतलब अगर सेकंड निकालना है तो यहां पे 1 आ रहा है, और अगर लास्ट से थर्ड निकालना है तो यहां पे 2 आ रहा है। ठीक है, अगर लास्ट से फोर्थ टर्म निकालनी है तो 3 आ रहा है, लास्ट से फिफ्थ टर्म निकालनी है तो 4 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लास्ट से अगर n टर्म निकालनी है तो आप लोग समझ ही गए होंगे अभी तक तो, कि लास्ट से अगर nth टर्म निकालनी है तो यहां पे n माइनस 1 रखना पड़ेगा, तो लास्ट से nth टर्म मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, इसी सीरीज में लास्ट से पहली टर्म तो यहां पे 0 रख दिया, लास्ट से सेकेंड टर्म अगर निकालनी है तो 1, लास्ट से थर्ड टर्म निकालनी है तो यहां 2 आ रहा है, लास्ट से फोर्थ टर्म निकालने पे यहां 3 आ रहा है, लास्ट से फिफ्थ टर्म निकालने पे यहां 4 आ रहा है, लास्ट से सिक्स्थ टर्म निकालने पे यहां 5 आ रहा है, लास्ट से सेवंथ टर्म निकालो तो यहां 6 आएगा, तो लास्ट से nth टर्म निकालेंगे तो यहां n माइनस 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सेम वही कंसेप्ट है और इसी पैटर्न के हिसाब से ये फॉर्मूला बनता है। कौन सा फॉर्मूला, कि अगर लास्ट से कोई टर्म निकालनी है तो लास्ट से क्या टर्म आएगी, लास्ट से जो टर्म है वो क्या आएगी, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। यहीं पे एक चीज और चेक करो, Tn है ना, तो जो बीच की टर्म है, अगर कहीं बीच की टर्म पूछ ली हमसे, अगर हमसे किसी सीरीज में एकदम बीच की टर्म पूछ रखी है तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू से भी वो nth टर्म है और लास्ट से भी वो nth टर्म है। समझ में आ रहा है, एकदम अगर बीच की टर्म पूछी है तो वो शुरू से भी nth टर्म है और लास्ट से भी nth टर्म है। तो किसी भी एपी में एकदम बीच की टर्म अगर कहीं है, बीच की टर्म कब होगी, जब जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने होंगे, ऑड होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही, क्योंकि इवन हुए तो बीच की कोई टर्म नहीं आएगी। बीच की टर्म कब आएगी, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे। तो उस केस में एकदम बीच की टर्म क्या होगी वो भी हमें यहां से पता चल सकता है, क्योंकि शुरू से n टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d होगा, और लास्ट से भी वही टर्म आएगी तो होगी L माइनस n माइनस 1d। तो इसको अगर हम इक्वेट करें तो क्या हमारी वो बनती है, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो क्या होगा, ये आगे क्या हो जाएगा, a और L को हम यहां ले लेते हैं। ठीक है, a को मैं उधर ले जाता हूं, n को इधर ले आता हूं, तो n माइनस 1d, ठीक है, और वहां से ये प्लस में आएगा, प्लस n माइनस 1d। ठीक है, n माइनस 1d यही है, वहां का जो माइनस था उसे इधर ले आया, और यहां से L माइनस a उधर चला गया, है ना। तो अब यहां से अगर मैं d कॉमन ले लूं, d अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो क्या आया, n माइनस 1 प्लस n माइनस 1, है ना। एक काम करते हैं कि n माइनस 1 को ही कॉमन ले लेते हैं, तो एक स्टेप अपनी बच जाएगी, है ना। n माइनस 1 को ही हमने कॉमन ले लिया, n माइनस 1 को ही अगर हमने कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 यहां से पूरा कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, d प्लस डी मतलब 2d। ठीक है, और यहां पे L माइनस a। ठीक है, तो L माइनस a और 2 को अपन नीचे ले जाओ, अपॉन 2 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जस्ट कहीं भी एक छोटी सी जगह में ये चीज याद रख लेना, किस कंडीशन में होगा ये, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और ये जो टर्म है कौन सी टर्म के लिए वैलिड होगा ये फॉर्मूला, एकदम बीच की टर्म। ठीक है, एकदम बीच की टर्म,
ठीक है, चलो। वैसे आपको इस क्लास में ये चीज यूज नहीं होगी, आपको बहुत फ्यूचर में, बहुत बाद में कभी एपी यूज करते हो तब ये चीज यूज होगी, ठीक है। तो अभी जस्ट वो डिस्कशन निकला तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, चलो। तो आपने समझ लिया कि कोई भी टर्म है अगर वो शुरू से अगर हम उसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लास्ट से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये चीज हमने सीख ली, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ठीक है। अब मैंने ये बताया था, क्या बताया था कि फ्रॉम द एंड से अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब पक्की बात है कि फाइनाइट एपी होगी, मतलब कहीं ना कहीं लास्ट होगा। तो लास्ट हमें दे रखा है 62, ठीक है। तो लास्ट से nth टर्म हम कैसे निकालते हैं कि L में से जो है वो वाली टर्म 11th पूछी है तो लास्ट से 10th टर्म, अगर 11th पूछी है तो डायरेक्टली 10 रख देंगे। और d कितना है 7 - 10, 7 - 10 कितना आया -3, ठीक है। बस अपने आप जो है चीजें सॉल्व होती जाएंगी। तो -62 और माइनस प्लस 30 तो कितना आया -32, ठीक है। लास्ट से जो 11th टर्म है वो क्या आई -32, ठीक है। एकदम कंसेप्ट को समझते जाना है, क्वेश्चंस में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। विच टर्म ऑफ द एपी इज 81, ठीक है। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या दे दिया गया है, इसमें आपको कोई एक टर्म दे दी गई है, इसमें आपको कोई एक टर्म दे दी गई है जिसमें tn की जो वैल्यू है, tn की वैल्यू जो है वो 81 है। अब आपको ये निकालना है कि ये कौन सी टर्म है, ठीक है, कौन सी टर्म है। तो उसके लिए हम मतलब n निकालना है, तो 81 अगर दे रखा है तो यहाँ पे क्या होगा a कितना दे रखा है 5 प्लस n-1 और d कितना दे रखा है 9 - 5 4, ठीक है 4। तो बस इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 81 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 76 अपॉन 4 इक्वल टू कितना आया n-1। तो 76 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 19, तो 19 में एक ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 आंसर, ठीक है। तो 20th टर्म जो होगी वो होगा 81, ठीक है। सही किया कैलकुलेशन, ठीक है। 19 + 1 20। इस तरीके से क्वेश्चंस में अगर आपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिया है, हर चीज को डीप में समझ लिया है, क्वेश्चंस में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। अब हम इसी तरीके से देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, क्या कोई एक एपी है, अब यहाँ पे इनफाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। हमें तो चाहिए शुरू की कुछ टर्म्स का सम चाहिए, है ना। कैसे, जैसे कि पहली टर्म है a, फिर है a + d, फिर है a + 2d, इसी तरीके से a पे चलती जाएगी a + 3d प्लस a + 4d, इसी तरीके से आगे चलती जाएगी, है ना। तो अगर मुझसे बोला जाए कि भैया सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म बताओ, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म कितना होगा a + d हो जाएगा, कितना होगा 2a + d, है ना। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब फर्स्ट 3 टर्म 1 2 3 इन सब का सम मुझे करना है, तो कितना होगा, इसमें a + 2d और ऐड हो जाएगा, 2a + d है ही, a + 2d और ऐड हो जाएगा, a + 2d कितना हो जाएगा 2a + a 3a, कितना हुआ 3a और प्लस 3d, है ना। 2d यहाँ है 1d यहाँ। अब वो वाला भी ऐड करना है, मान लो सम ऑफ 4 डिजिट 4 टर्म्स 1 2 3 4, तो 3a + 3d तो है, प्लस एक a और आ जाएगा तो 4a हो जाएगा, प्लस 3d और 3d 6d। इस तरीके से जो है सम होते जाएंगे, है ना। लेकिन किसी लिमिटेड टाइम तक ही हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोली तो हमने फटाफट कर लिया, सम ऑफ 2 टर्म्स बोला, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स बोला तो हमने प्लस कर लिया, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स बोला तो हमने प्लस कर लिया, सम ऑफ 4 5 6, ठीक है 10 तक भी हमने प्लस कर लिया। लेकिन अगर कोई बोले कि सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स निकालो, तो भैया पहले तो 50 टर्म्स लिखना पड़ेगा, फिर उनका प्लस करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा वो जो टास्क हमारा हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स अगर हमसे पूछा जाए तो हम डायरेक्टली इस तरीके से
चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से कि सम ऑफ n टर्म्स पूछ लिया, सम ऑफ n टर्म्स अगर पूछ लिया तो हम डायरेक्टली जितनी भी टर्म्स पूछी हैं उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर अंदर जो है 2a प्लस n माइनस 1 d पे हम जाएंगे। ठीक है, अभी की क्लास में इसके डेरिवेशन पे हमें नहीं जाना है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर अब हमसे पूछ ले, अगर हम पूछे सम ऑफ 50 टर्म्स बताओ, है ना, किसी भी एपी का सम ऑफ 50 टर्म्स बताओ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 50 रखेंगे, तो 50/2 इस तरीके से a की वैल्यू हमें दे रखी होगी और d की वैल्यू भी हमें दे रखी होगी, यहाँ पे प्लस 50 अगर पूछा है तो 49 और d, और a और d की वैल्यू हमें दे रखी होगी, हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला है ये। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट n टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मतलब a से शुरू हो रहा है और a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, इस तरीके से जो शुरू में शुरू की जो टर्म्स है ना उनको ऐड करने का ये फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को कि शुरू की कुछ टर्म्स को ऐड करने का फॉर्मूला है ये। ठीक है, क्या है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस वही n-1d। ठीक है, अगर n का पूछा है तो n-1 इस तरीके से हमेशा d के साथ आता है। ठीक है, लॉजिक हम पिछली कुछ जो पैटर्न्स हैं उसमें देख चुके हैं। ठीक है, तो ये एक जैसे कि क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। ठीक है, क्या, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, मतलब पहली टर्म है 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14, इस तरीके से अगर 24 टर्म्स लिखा जाए, इस तरीके से अगर 24 टर्म्स हम लिखें तो उनका जो सम है वो कितना होगा। ठीक है, तो अब प्लस करते जाना है पहले तो 24 टर्म लिखते जाना है 24 टर्म लिखे, फिर उनका प्लस करते जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्टली हम फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। प्रैक्टिस करोगे फटाफट ये फॉर्मूलेस भी याद हो जाएंगे। ठीक है, कितनी टर्म का पूछा है, 24 का पूछा है, तो 23/2। ठीक है, अब अंदर a कितना है, a कितना है, टू इंटू a दिया हुआ है 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। ठीक है, प्लस कितना 24 माइनस 1 वापस से 23 है ना, और d कितना है 3। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया, 23/2, 5 2s are 10, 10 प्लस 23 इंटू 3 69। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी एक चीज की यहां गलती हो रही है, यहां पे n-1 नहीं है, यहां पे तो n ही है। ठीक है, यहाँ पे तो n ही है, तो यहाँ पे 24 ही आएगा। ठीक है, 24/2। कहाँ पे n-1 आता है, जहाँ पे d के साथ में मल्टीप्लीकेशन हो वहाँ n-1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। n/2 सम ऑफ कितनी टर्म, 24 का, तो 12 इंटू 79, 12 इंटू 79 हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ से 69 प्लस 10 79, 79 इंटू 12 आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो अगर 5 8 11 इस तरीके से 3 ऐड करके अगर टर्म मिलती जाए और शुरू की अगर 24 का हमें टर्म सम निकालना हो तो हम निकाल लेंगे। जैसे वो शुरू में एक वो नहीं देखा था हमने, स्टेडियम वाला वो था एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसमें अगर पहली जो हमारी एकदम ग्राउंड के बाद पहली जो सीटिंग अरेंजमेंट है, अगर उसका सम हमें पता हो और फिर पता हो कि कितने कितने में बढ़ता जा रहा है, तो अब कितनी भी दूर तक का जो सर्कल है उसमें कितनी सीट आएंगी वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के कितनी सीट हो जाएंगी वो हम निकाल सकते हैं, है ना। तो डायरेक्टली सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, अब मान लो सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स वो बोले, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, तो n/2 कितना हो जाएगा 50, और 2a की वैल्यू तो वही है 2 इंटू 5, और प्लस 100 है तो 99 इंटू डी, 99 इंटू डी कितना है 3। बस अब सम ऑफ कितने भी टर्म्स बोलते हैं हमसे, हम डायरेक्टली फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फिर सीरीज में जो कैलकुलेशन है
हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि nth टर्म क्या होती है, tn से हम जो दिखाते हैं वो क्या होता है, tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि फॉर्मूले बहुत सिमिलर हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन हर चीज को एकदम बेसिक से पढ़ा है तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। tn पढ़ा हमने, nth टर्म को निकालना सीखा तो क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्या पैटर्न बन रहा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a बन रहा था, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d। तो इस तरीके से a प्लस n माइनस 1d क्या निकाला, nth टर्म। अब लास्ट से अगर nth टर्म निकालनी है तो हमने क्या देखा था, लास्ट की वैल्यू आती है l, फिर आती है l माइनस डी, l माइनस 2d, l माइनस 3d, l माइनस 4d, l माइनस 5d। इस तरीके से आता है। तो nth टर्म लास्ट से कैसा आएगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, l माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट से कैसे निकालते हैं वो हमने देखा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर कोई सीरीज दे रखी है, मान लो इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, कोई मतलब नहीं, शुरू के जो इतने टर्म्स हैं उनका प्लस क्या होगा, ये चीज हमने देखी। ठीक है, अब हम दूसरी चीजें भी देखते हैं। सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ फाइनाइट एपी, है ना। अब हमें एक ऐसी एपी दे दी गई है जिसमें शुरू का टर्म है और लास्ट टर्म है, मतलब एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हैं, है ना। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर दे रखी हैं तो उसका हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। इसके भी हमें डेरिवेशन पे नहीं जाना है, जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं किस तरीके से होगा। जैसे कोई एक एपी है, वो किस तरीके से होगी, a प्लस, अगर हम सभी टर्म को ऐड करते जाएं तो क्या आएगा, a प्लस डी, इस तरीके से सेकेंड टर्म। फिर थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d, फिर क्या होगा, a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d। इस तरीके से आगे आगे कहां तक जाएगा, l तक जाएगा। ठीक है, और अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, इसी एपी को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो क्या होगा, l, फिर होगा l माइनस डी, फिर क्या होगा, l माइनस 2d। हम देख चुके हैं रिवर्स, उल्टे में ऐसा आता है, ऐसा पैटर्न आता है। फिर होगा l माइनस 3d, फिर होगा l माइनस 4d। इस तरीके से कहां तक जाएंगे हम, a तक जाएंगे। समझ में आया। एक बार हमने AP को जो है, एक बार हमने AP को जो है सीधा सीधा लिखा, एक बार AP को जो है हमने उल्टा उल्टा लिखा। ठीक है, उल्टा उल्टा लिखते चले गए। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात क्या है, यहां पे आ रहा है मिलेंगे, यहां मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ, मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो सीरीज है, इसका पूरा सम, यहां भी इसका पूरा सम, तो 2 टाइम्स पूरा सम हो गया एपी का। फिर यहां पे प्लस डी है, माइनस डी है, प्लस 2d है, माइनस 2d है, प्लस 3d, माइनस 3d, सारे जो d हैं वो कैंसिल आउट होते चले जाएंगे और यहां पे मिल क्या जाएगा, a मिलेगा। a कितनी बार मिलेगा, कितनी बार a मिलेगा, कितनी बार मिलेगा, n टाइम्स मिलेगा। ठीक है, n टाइम्स a मिलेगा, और ऐसे ही n टाइम जितनी टर्म होंगी उतने l मिलेंगे, जितनी टर्म होंगी उतने l मिलेंगे, जितने टर्म होंगे उतने a मिलेंगे। तो na प्लस nl। समझ में आया। d वाली टर्म है वो सब कैंसिल आउट होती जाएंगी अगर इनको ऐड करेंगे, और a वाली टर्म कितनी है, n, और l वाली टर्म कितनी है, n। दोनों ही na और nl इस तरीके से हो जाएंगी, है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि सम ऑफ टर्म्स, 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो यहां से n कॉमन निकाला, उसके नीचे 2 रखा, तो ये हो गया n/2 और ब्रैकेट में आया a प्लस l। इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला बनता है। समझ में आया। बिल्कुल कोई ज्यादा वो दिक्कत नहीं है। हमने क्या करा, हमारा जो एपी हमें पता है उसको लिखते जाते हैं, इस तरीके से वो हम उसको लिख सकते हैं। 2 बार ऐड किया, अब इनको ऐड करेंगे तो माइनस डी वाली जो वैल्यूज हैं वो कट जाएंगी, माइनस डी प्लस डी, माइनस डी प्लस डी। ए कितनी बार लिखा है, n टाइम्स, एल कितनी बार लिखा है, n टाइम्स, दोनों को ऐड करेंगे na प्लस nl। सम ऑफ ऑल टर्म्स कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ फाइनाइट एपी n/2 a प्लस l। ठीक है, ये उसका डेरिवेशन है। ठीक है, मेनली हमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, कैसे आया वो हमने देख लिया। ठीक है, n/2 a प्लस l। ठीक है, कोई हमें AP दे रखी है, उसकी पहली टर्म दी है, लास्ट टर्म दी है, अगर सबको ऐड कर दिया जाए, सबको ऐड कर दिया जाए तो क्या करना है, क्या करना है, पहली टर्म लास्ट टर्म को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है,
जैसे जैसे अब आपसे कोई बोले कि 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर्स को ऐड कर दो, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस ऐसे कर करके 100 तक पूछते हैं ना, बड़े लोग पूछते हैं मजे लेने के लिए कि चलो 1 से लेके 100 तक को ऐड करो तो क्या आएगा, डायरेक्टली। अब हमें पता है कि ये सीरीज एपी में है। कैसे पता है? दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, पूरा एपी में है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। कितनी टर्म? 100 तक का चाहिए ना, तो 100/2। और पहली टर्म क्या है? 1। लास्ट टर्म क्या आएगी? 100। ये लो 101 इंटू 50, 100/2 कितना हुआ? 50। बस सॉल्व हो गया। क्या नहीं? ये है, तुम करते रहो प्लस, मैंने तो एपी पढ़ा है, मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा। अब अगर वो बोले, अब आप उनके मजे लेना, कहना चलो 10,000 शुरू के 10,000 नंबरों का प्लस करके बताओ। कौन से नंबर के? शुरू के 10,000 नंबर प्लस करके बताओ, ठीक है। वो बोलेगा भैया मेरे को तो नहीं आता। आप क्या बोलोगे? मेरे को आता है। ये क्या होगा? 10,000 टोटल टर्म्स हैं, डिवाइड बाय 2। पहली टर्म क्या होगी? 1 और लास्ट टर्म क्या होगी? 10,000। ये लो, सॉल्व कर दिया। समझ में आया? इस तरीके से जो है फाइनाइट नंबर ऑफ अगर टर्म्स हैं किसी एपी में, तो उस पूरे का सम इस तरीके से हुआ। क्या होगा? n/2 और ब्रैकेट में पहली टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दो, ठीक है। चलो, तो बहुत अच्छे से हमने ये भी समझ लिया, ठीक है। अब वही चीज आ गई, देखो 25, 28, 31, 100, ठीक है। अब इनको प्लस करते जाना है, ये एपी है, ठीक है। तो शुरुआत कहां से हो रही है? 25 से, और लास्ट टर्म कितनी है? 100। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? पहले तो ये निकालना पड़ेगा। समझ में आया? कैसे निकलेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ठीक है, 3 का डिफरेंस है। कितना? 3 का डिफरेंस है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? कैसे निकलेंगी? जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था tn, ठीक है, tn वाला फॉर्मूला वो लग जाएगा यहाँ पे। a प्लस n माइनस 1d है ना, a प्लस n माइनस 1d लग जाएगा। कैसे लगेगा? मान लो ये 100 पे n रख दिया, लास्ट जो है वो 100 है, ठीक है, और a कितना है अपना? 25। n हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? d, जो कि ये 3। बस यहाँ से n निकल जाएगा। अब 100 में से 25 जाएंगे 75 डिवाइड बाय 3 है ना, फिर n माइनस 1 बचेगा तो इधर आके +1 हो जाएगा। तो ये आया n, कितना आया? 75/3 25 प्लस 1 26 इक्वल टू n, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब हमें ये दिख गया कि हाँ 26n है, तो अब हम Sn डायरेक्ट निकाल सकते। कितना? 26/2 कितना? 13। पहली टर्म कितनी है? 25 प्लस 100, बस 125 इंटू 13, इनका एपी का सम हो जाएगा, ठीक है। वैसे बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होता है, कब हम क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पे हमने n क्यों निकाला, ये वो, कब ये वाला, कब a प्लस l/2 वाला फॉर्मूला लगेगा, कब वो वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? n/2 2a प्लस n माइनस 1d, कब वो फॉर्मूला लगेगा। तो बहुत सारी दिक्कत आती है, लेकिन आप बेसिक से समझते जा रहे हो तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। फाइनाइट एपी है, डायरेक्टली a प्लस l से निकल जाएगा, ठीक है। फाइनाइट एपी है, लास्ट टर्म दिया होगा तो डायरेक्टली a प्लस वो जो a और l वाला फॉर्मूला है उससे निकल जाएगा, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन दे रखा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 एंड 900, ठीक है। 500 से लेके 900 के बीच के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे आप बताओ, ठीक है। तो ये है 500 और यहाँ है 900। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कभी 7 का मल्टीपल होगा, कभी 5 का मल्टीपल होगा, कभी 3 का, कभी 4 का। सबका करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा रहेगा। कैसा रहेगा? 500 है फिर 900 है, तो 500 के सबसे आसपास जो मल्टीपल होता है वो निकालना है। मतलब 500 के पास कौन सा मल्टीपल है? 7 का, है ना। तो 500 के बाद जैसे ही 7 का कोई मल्टीपल आता है वो पहली वैल्यू हो जाएगी, फिर 7 ऐड करते जाएंगे, अगली वैल्यूज मिलती जाएंगी। कहां तक जाना है? 900 तक। कैसे जाएंगे? 500 को करते हैं डिवाइड किससे? 7 से। 500 को 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर आएगा, उस पर हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। 500 को डिवाइड किया, कितना आया? 49। कितनी बार में आया? 7 टाइम्स में, ठीक है। बचा कितना? 1, ठीक है। 0 1 यहाँ आया 7, रिमाइंडर कितना आया? 3, ठीक है।
500 को अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 497 जो है वो 7 से 7 का मल्टीपल है। तो 497 अगर 7 का मल्टीपल है तो इसमें 7 को ऐड करेंगे तो 504 जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। मतलब पहला जो नंबर मिला वो 504 है। समझ में आई ये चीज? 500 से हमने रिमाइंडर देखा तो कितना आया 497, मतलब 497 जो है 7 का मल्टीपल है। 497 के बाद अगला जो मल्टीपल होगा वो 504 होगा। ठीक है, 497 में 7 ऐड किया 504। तो अब अगली वैल्यू क्या होगी 500, फिर से 7 ऐड करेंगे तो 511, अरे 511। ठीक है, फिर अगली वैल्यू क्या होगी 518, है ना। इस तरीके से एपी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और ये एपी कहां तक चलेगी? कॉमन डिफरेंस कितना है 7, क्योंकि 7 7 ही ऐड करते जा रहा है और यही सारे मल्टीपल्स हैं 7 के, है ना। तो अब लास्ट में जो है वैल्यू कैसे मिलेगी? वापस से सेम मेथड। कौन सा मेथड? यही डिवीजन वाला। हम देखेंगे कि 900 में रिमाइंडर कैसे आ रहा है ना। 900 को हमने डिवाइड किया, ठीक है, किससे? 7 से। ठीक है, तो 900 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, तो हमें पता है कि 98 आता है, 91 आता है और उसके बाद 84 आता है ना। 84 आता है ना। तो यहां लिखा 84 और फिर बचा 6, है ना। अब 60 आएगा नीचे। फिर 7 के टेबल में कौन सा नंबर आता है? 56 आता है ना। 56 आता है, 56 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। मतलब 900 में रिमाइंडर कितना बच रहा है 4। हमें ऊपर की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं लिख नहीं रहा, हमें रिमाइंडर चाहिए था, इसलिए मैं डायरेक्टली करते जा रहा हूँ। तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, मतलब 896 वाली जो वैल्यू होगी वो डिविजिबल होगी 7 से। तो अगला नंबर कौन सा डिविजिबल होगा? 903। लेकिन हमें अगले नंबर पे नहीं जाना है, ठीक है, हमें कहाँ जाना है? 900 से पहले, क्योंकि 900 तक ही चेक करना है। तो लास्ट वैल्यू कौन सी होगी? 896, जो 7 से डिविजिबल है, मतलब जो 7 का मल्टीपल है। समझ में आ गया? तो हमें ये वैल्यू मिल गई 896। मतलब एपी शुरू कहाँ से हुई? एपी शुरू कहाँ से हुई? एपी शुरू हुई है 504 से और गई कहाँ तक है? 896 तक, है ना। तो सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स, है ना। अब मतलब इस एपी में जितने भी नंबर्स हैं उन सब का सम निकालना है। अब तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है, ठीक है। पिछला जो क्वेश्चन किया था वही है कि सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ, है ना। तो अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा सम के लिए? सबसे पहले हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? n/2 a + l। लेकिन क्या हुआ इसमें? क्या हुआ? a हमें पता है, l पता है, लेकिन n नहीं पता है। तो n कैसे निकलेगा? n वापस tn वाले फॉर्मूले से, a + n-1 × d। कैसे निकलेगा? tn की वैल्यू रख दो 896 अगर रख दी हमने, तो ये जितने जो इसकी tn की वैल्यू हो उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स हैं, है ना। क्योंकि ये nth वैल्यू है तो tn यहाँ पे 896 में n की वैल्यू हम निकाल सकेंगे। 504 से शुरू हो रहा है और प्लस n-1 और d कितना है? 7। बस यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास और ये n की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। a हमें पता है, a है 504 और l हमें पता है कितना? 896। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी की चीजें तो बच्चों वाली हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कभी क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले लगते हैं, कभी क्वेश्चन में 1 फॉर्मूला लगता है ना। तरीका एकदम बेसिक में हमने जो पढ़ा है बिल्कुल वही चीजें अप्लाई करनी है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज और है, ठीक है। ये डायरेक्टली एक नोट है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ये देखने को मिल जाए, ठीक है। तो उस चीज का हम लोग डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। क्या बोल रहा है ये? कोई एक एपी है ना। जैसे कि मैं बताऊं, कोई एक एपी है, मान लो 3 है, 6 है, 9 है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 12 है, ठीक है, 15 है, ठीक है, 18 है, ठीक है, 21 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? यहाँ पे हमको क्या करना है? हमें इसका सम करते जाना है साथ साथ में, ठीक है। मान लो इन दोनों टर्म का सम कितना है? 9। कैसे मिला? कैसे मिला? इसको और इसको प्लस करने से ये मिला, ठीक है। यहां तक का सम कितना होगा? यहां तक का सम कितना होगा? 9 + 9। इन दोनों को प्लस करने पे ये वैल्यू आ रही कितनी? 18, ठीक है। चलो आगे क्या करना है? 18 में 12 का प्लस हो जाएगा तो यहां कितनी वैल्यू आएगी? 30। आपको समझ में आ रहा है? ये मैं क्या लिख रहा हूं? SN लिख रहा हूं। मतलब सम ऑफ
यहां तक की अगर 2 टर्म्स की बात करूं तो सम कितना है 9, 3 टर्म्स की बात करूं तो सम कितना है 18, 3 6 9 सम करूंगा 18, 4 टर्म की बात करूं तो सम कितना है 12 9 6 3 सबको ऐड करूंगा 30, 5 टर्म की बात करूं सबको ऐड करूंगा तो कितना आएगा पता है? हो क्या रहा है ये और इसको ऐड करने पे 18 आ रहा है, तो इसी को इसको ऐड करने पे डायगोनली ऐड करने पे 30 आ रहा है, डायगोनली ऐड करने पे 45 आ रहा है डायगोनली ऐड करने पे 30 और 15 को ऐड किया तो 45, 45 और 18 को डायगोनली ऐड करूंगा तो कितना आएगा 63, है ना 63 आ रहा है। इसको डायगोनली ऐड करूंगा तो कितना आएगा 84, है ना। मतलब अगर मैं डायरेक्टली पूछता कि सम एट कितनी टर्म है 1 2 3 4 5, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स अगर निकालो तो कैसे निकालते? 15 में से 12, 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 इस तरीके से ऐड करते। लेकिन मैंने दूसरी चीज क्या आपको ऑब्जर्व करवाई कि सम यहां तक का सम कितना है 30, 13 में अगर 15 प्लस हो जाए तो डायरेक्टली यहां तक का सम आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 13 में 6 का ऐड करके 9 तो बना, 9 में आप डायगोनली ऐड कर दो तो कितना आ रहा है 18, 18 में डायगोनली ऐड कर दो 30 आ रहा है, डायगोनली ऐड करके 45 आ रहा है, डायगोनली ऐड करके 63 आ रहा है। मतलब सम ये कैसे बन रहा है, सम ये कैसे बन रहा है ना, ये Sn कैसे बन रहा है ये मैं बताना चाह रहा हूं। ये Sn कैसे बन रहा है कि एक टर्म पहले तक का Sn, एक टर्म पहले तक का Sn और उसमें ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ठीक है, कौन सी टर्म है? nth टर्म है, nth टर्म, ठीक है। मान लो Tn से अपन शो करते आ रहे हैं, तो nth टर्म को अगर हम प्लस कर दें तो ये Sn-1 बन रहा है। समझ में आ रहा है? ये पैटर्न समझ में आ रहा है? बस पैटर्न समझना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहां तक का Sn यहां लिखा हुआ है और ठीक है ये भी Sn है। तो अगर मुझको अगली टर्म का Sn चाहिए, जैसे इस टर्म का Sn चाहिए, तो पिछले टर्म तक का Sn ये है और उसमें ये वाली टर्म ऐड कर दी, तो पिछली टर्म तक का Sn मतलब Sn-1 और उसमें अगली टर्म प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा Sn। तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि जो टर्म n है ना, जो nth टर्म है वो सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस टर्म 1 टर्म, ये हमेशा आता है, ठीक है। पैटर्न मैंने बता दिया आपको किस तरीके से ये चीज दिखती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना है nth टर्म इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो किसी किसी क्वेश्चन में जो है ये जो पैटर्न है यूज हो जाएगा, तो आपको बस एक बार ध्यान दे लेना है कि इस तरीके से भी कुछ रिलेशन होता है। nth टर्म हम इसको tn से शो करते आ रहे हैं, ठीक है, tn से शो करते आ रहे हैं, ये एक ही चीज है, tn an एक ही चीज है। तो tn sn माइनस Sn-1 से भी निकलता है, ठीक है। मतलब n-1 तक का सम और प्लस ये वाला जो टर्म है, इन दोनों को प्लस कर दो तो Sn की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। चलो अगला कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, है ना। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बता दूं, क्या बोला हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज, है ना, तो Sn कितना दिया है हाफ, इस रिलेशन के हिसाब से एपी बनेगी, ठीक है। मतलब इसमें n की वैल्यू 0 रखो तो कुछ एक टर्म आएगी, 1 रखो तो टर्म आएगी और सबको प्लस करेंगे तो इस हिसाब से Sn बन रहा है, ठीक है। देन फाइंड इट्स nth टर्म एंड हेंस राइट इट्स 20th टर्म, ठीक है। तो nth टर्म इसमें से कैसे निकलेगा, nth टर्म कैसे निकलेगा, जो हमने देखा, कैसे देखा, Sn-1 प्लस a प्लस Tn, इन दोनों से क्या बनता था Sn, ठीक है। तो ये निकालना है, ये हमें दिया हुआ है और इसमें n की जगह n-1 रख देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इसमें से माइनस हम क्या कर देंगे हाफ 3n-1 रख देंगे, n स्क्वायर की जगह n-1 स्क्वायर रख देंगे प्लस 7 इंटू n-1। इस चीज को सॉल्व करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, Sn-1 मिल जाएगा और Sn में से Sn-1 माइनस कर देंगे तो वो टर्म मिल जाएगी, ठीक है। बुक्स में देख लेना, इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया हुआ था
तो मैंने बताया वो किस तरीके से आता है। ठीक है, ज्यादा नहीं करनी है, अगर नहीं समझ में आया ये मेथड तो कोई बात नहीं, जस्ट एक नोट था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलो अब ये इस चैप्टर की थ्योरी का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। ठीक है, हम किसी भी एपी को देखते हैं, किसी भी एपी को अगर हम देखते हैं किस तरीके से लिखी होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना, इस तरीके से लिखी होती है कोई भी एपी की टर्म हो, है ना। हो सकता है बीच की कोई टर्म लिखी हो, जैसे a प्लस 5d लिखा है अगर, तो अगला क्या होगा a प्लस 6d होगा, है ना, तो अगला क्या होगा a प्लस 7d होगा। तो एक बात ध्यान रखना है, हमेशा एक रिलेशन अगर कोई नंबर्स एपी में है, मतलब वो इस तरीके से हैं, तो बीच वाली जो टर्म होती है, बीच वाली जो टर्म होती है वो क्या होती है, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो इनका अरिथमेटिक मीन आता है। ठीक है, दो टर्म का अरिथमेटिक मीन ही बीच वाली टर्म होती है। ठीक है, तो अगर तीन टर्म एपी में है, मतलब एक टर्म है ए, एक टर्म है बी, एक टर्म है सी, तो ए और सी का जो अरिथमेटिक मीन होगा वही बीच की टर्म होगी। ठीक है, अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, दोनों टर्म को प्लस करो अपन नंबर ऑफ टर्म, a प्लस सी बाई 2, ये b की वैल्यू होगी। ठीक है, चलो हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से ये हो रहा है ना, हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या मैं कहना चाह रहा हूं वो मैं आपको इस जनरल फॉर्म में बता देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर एक और तीसरी, मतलब कोई ऐसी दो वैल्यूज को हम प्लस कर दें, a प्लस 2d, कितना हुआ ये 2a प्लस 2d हुआ, तो 2 टाइम्स a प्लस d हो गया, और ये क्या है बीच वाली वैल्यू, है ना। तो अगर a, b और c अगर AP में हैं, तो जो b है ना, तो b क्या आएगा, b को अगर 2 टाइम्स कर दो तो a प्लस सी आएगा। ये हमने देख लिया कैसे, वहां पे देखो a प्लस सी को जब हम करने गए, जब हम एक्चुअली a बार बार रिपीट हो रहा है, मैं एक काम लेता हूं, एक काम करता हूं, PQR लेता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल PQR अगर AP में है, तो अगर हम P और R को ऐड करें, P और R कौन सी वैल्यूज हैं, ये एंड वाली, तो ये किसके इक्वल आती है, बीच में जो वैल्यू है उसकी डबल। इसी का मतलब है 2 नीचे आ जाएगा तो PR/2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन अगर हो गया है तो मैं सीधा बता देता हूं आपको, सीधी आपको बात बता देता हूं। कोई 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, अगर ये एपी में है तो इसका मतलब यह है कि जो सेकंड टर्म है वो इन दोनों का क्या होगी, अरिथमेटिक मीन होगी या फिर एवरेज होगी, फर्स्ट प्लस थर्ड अपॉन 2, है ना। इसका जो रिजल्ट है वो कैसे आया मैं बता देता हूं, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होती है वो a, अगली टर्म होती है वो a प्लस डी, और जो नेक्स्ट टर्म होती है वो a प्लस 2d होती है ना। तो ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, ये हो रही है थर्ड। तो अगर फर्स्ट और थर्ड को मैं ऐड करूं, तो a प्लस 2d होगा, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई थर्ड, तो ये किसके बराबर हो रही है, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस d हो रही है, और ये है 2 टाइम्स ऑफ सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को अगर ऐड करूं तो वो 2 टाइम्स ऑफ सेकंड हो जाती है। ठीक है, और 2 को अगर नीचे लेके जाऊं तो सेकंड टर्म जो हो रही है वो क्या आ रही है, फर्स्ट प्लस थर्ड को ऐड करने के बाद 2, और ये जो चीज होती है ये अरिथमेटिक मीन ही होता है। किसी दो टर्म का अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, मतलब एवरेज कैसे निकालते हैं, उन सभी टर्म को ऐड कर दो अपॉन नंबर ऑफ टर्म। तो 2 का निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म जो कि है 2। ठीक है, तो वो इस तरीके से निकली है। तो सेकंड टर्म कैसे आएगी, फर्स्ट प्लस थर्ड अपॉन 2। और अगर कोई सीरीज एपी में है तो थ्रू आउट द सीरीज यही चीज फॉलो होगी जो हमने देख ली। ठीक है, आपने देख ली। एक बार और दिखा देता हूं आपको। मान लो a प्लस
3d है, अगली टर्म कितनी है a प्लस 4d, अगली टर्म क्या होगी a प्लस 5d। ठीक है, कोई भी नंबर अगर सीरीज में है तो इसी तरीके से होंगे। ठीक है, बीच में कुछ भी चेंज हो सकता है। तो किसी भी एग्जांपल को उठा के देखो, अगर पहली और लास्ट को ऐड करोगे तो a प्लस 3d प्लस a प्लस 5d कितना आया। ठीक है, यहां पे a प्लस a 2a प्लस 8d। ठीक है, यहां से क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, नहीं 2 ही कॉमन आएगा, 2 कॉमन आया तो a प्लस 4d। तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, बीच वाली टर्म। हमेशा 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, बीच वाली टर्म। तो हमेशा यही होगा कि जो बीच वाली टर्म है, मतलब b जो है वो पहली टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज होगा। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमेशा ये चीज याद रखनी है कि अगर कोई सीरीज एपी में है तो अगर उसके कोई भी 3 नंबर पकड़ो तो बीच वाला जो नंबर है वो आजू बाजू के नंबर का अरिथमेटिक मीन होगा। ठीक है, चल जैसे कि ये दे रखा है, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए मैंने ले लिया कि अगर 2n-1 3n + 2 6n-1 एपी में है तो n की वैल्यू निकालना है। तो इसमें यही कंसेप्ट यूज होगा कि अगर ये नंबर एपी में है इसका मतलब ये है कि 3n + 2 शुड बी इक्वल टू 2n-1 प्लस 6n-1 अपॉन 2। ठीक है, 3n + 2 शुड बी इक्वल टू 2n-1 प्लस 6n-1, इन दोनों का जो मीन है वो। तो 3n + 2 कितना हो जाएगा, 2 और 6 8n और -1 -2 अपॉन 2 है ना। ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो या फिर 2 वहां से कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो। 3n + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल के अगर कैंसिल कर दिया तो 4n - 1 बचा। तो यहां से क्या होगा कि 1 इधर आ जाएगा और 3n उधर चला जाएगा, तो 3 = n आ जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू 3 अगर रखेंगे तो तीनों नंबर एपी में आ जाएंगे। इस तरीके से ये कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो हमने बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं एपी के वो देखे। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा कि डिटरमाइन के अगर ये तीनों नंबर एपी में है तो इस नंबर के बराबर क्या हो जाएगा, ये नंबर प्लस ये नंबर बाय 2। सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा और के की वैल्यू यहां पे भी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो रहा आज की क्लास में हमने जो भी देखा, हमने पूरी जो थ्योरी थी वो एपी की बहुत अच्छे से समझ ली। ठीक है, एपी क्या होता है, क्या क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं कि एपी की सीरीज अगर ऐसी है तो लास्ट टर्म क्या होगी, पहली टर्म क्या होगी, बीच के कैसी क्या टर्म्स होंगी, कोई भी टर्म पूछ ले तो क्या होगा, इन सब का सम कैसे निकलता है, इनफाइनाइट सीरीज में फर्स्ट एन टर्म्स कैसे निकलती हैं, कोई फाइनाइट सीरीज है तो पूरे टर्म्स का जो सम है वो कैसे होता है। जो भी थ्योरी थी वो XYZ हमने आज देख ली है ना। थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी करे ताकि बीच बीच में कंसेप्ट क्लियर होता रहे। अभी हमने क्वेश्चंस कम किए हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जो होगी हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे और हमेशा की तरह जो होता है हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाएंगे, है ना। आज की क्लास में मैंने पूरी थ्योरी एपी की कंप्लीट कर दी है एक ही क्लास में, है ना। थ्योरी अब कोई बाकी नहीं रह गई है। हाँ, ये जरूर है कि क्वेश्चंस थोड़े कम किए हैं, तो हम लोग जो है अगली क्लास में पूरे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है, सारे कंसेप्ट को एक बार और समझ लेना है। वीडियो चाहें तो फिर से देख लें। जब पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा उसके बाद क्या होगा, हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस बहुत स्पीड में सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमें अब हर चीज जो है दिख रही है एपी में। ठीक है, सीरीज दिखेगी, हमें दिख जाएगा ए क्या है, a + d क्या है, a + 2d क्या है, a + 3d क्या है, सारी चीजें। अब हमें जो फॉर्मूले हैं हमें याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया फॉर्मूले किस तरीके से आए हैं, तो याद करने में भी हेल्प रहेगी। ठीक है, किस तरीके से फॉर्मूला बनता है, अगर वही पता है तो हमें फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता, अगर भूल भी गए तो हम तुरंत बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस सीरीज में आप बने रही है, पूरे ही चैप्टर्स जो है हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। पहले थ्योरी करेंगे और फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे, तो कुछ भी चीज हम बाकी नहीं रहने देंगे। आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने वाले हैं अगर आप ये सीरीज देख लेते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बने रहिए प्राडिस एजुकेशन के साथ। आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। ओके, थैंक यू।